कि विपिन को लगने लगा था कि उसे मिडिल लेवल स्पिरिट स्टोन के लिए कोई ना कोई टेढ़ा तरीका खोजना ही होगा। हॉल मास्टर जॉय को भी विपिन पर भरोसा था कि अगर उसने कहा है तो वो ज़रूर करके दिखाएगा। तभी उनकी नज़र नीचे गई और बोले, अरे वाह, हम पैक्ट सिटी पहुंच भी गए। विपिन देखो, तुम्हारा घर भी आने ही वाला है। विपिन ने नीचे देखा, वाकई वो पहुंच गए थे। वो बीस्ट की पीठ पर बने कमरे के गेट के पास जाकर बोला, मेरा घर आ ही गया है तो मैं चलता हूँ। और हाँ, मैं आगे कुछ दिन बिजी रहूँगा, इसलिए मुझे मिलने मत आना। टूर्नामेंट से पहले पहले मैं वापस ज़रूर आ जाऊँगा। ठीक है, हॉल मास्टर जॉय ने कहा। उसे लगा कि लेवल बढ़ाने के लिए विपिन अकेले में ध्यान लगाना चाहता होगा। फिर अलविदा कहने के बाद विपिन बीस्ट की पीठ से कूदा और चला गया। मिडिल लेवल स्पिरिट स्टोन लेने के लिए हो सकता था कि उसे इंद्रसेन बनकर सबके सामने आना पड़े, और अगर उस वक्त हॉल मास्टर जॉय ने विपिन को वहां ना पाया और उसके जैसे ही इंद्रसेन को वहां देखा तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि इंद्रसेन और विपिन सेन दोनों एक ही आदमी थे। इसलिए ही विपिन ने पहले ही उन्हें आने के लिए मना कर दिया था। विपिन को आते देख मोहन दौड़ा दौड़ा उसके पास आया। छोटे मास्टर, आप आ गए। उसकी शक्ल देखते ही विपिन समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी, इसलिए बोला, मेरे पीछे कुछ हुआ क्या? मोहन ने पूरा किस्सा सुना दिया। उसके पीछे आपको ढूंढने के लिए 14 देशों के नेशनल और सेक्ट लीडर आए थे। मुझे ढूंढने? क्यों? विपिन हैरान था। वो तो उन लोगों को जानता भी नहीं था, तो फिर वो लोग उसे ढूंढने क्यों आए थे? और इस ऐन मौके पर क्यों आए थे जब उसे स्टोन कमाने का फोकस करना था? खैर चलो, कोई बात नहीं, उसे ही कस्टमर ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, इन्हें ही कस्टमर बना लेगा वो। ऐसा सोच विपिन ने मोहन को ऑर्डर दिया, जब अगली बार वो लोग आएँ तो मुझे खबर दे देना। जी, मोहन ने राहत की सांस ली। उसे तो सच में बड़ी टेंशन हो गई थी। शुक्र है छोटे मास्टर आ गए, वरना अगर उनके पीछे वो लोग फिर आ जाते तो। फिर मोहन ने आगे पूछा, छोटे मास्टर, वैसे बड़े मास्टर इस वक्त कहाँ हैं? क्या वो भी टूर्नामेंट के लिए आएंगे? टीचर, एक सेकंड के लिए तो विपिन चौंक गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, टीचर ने मुझे बताया था कि वो कुछ दिन बाद आने वाले हैं। अब पहले ये बताओ कि रोमा कहाँ है? वो आत्मजा घास के पास ही है, उसकी देखभाल कर रही है। आप आकाश को ठीक करने वाले हैं क्या? मोहन ने पूछा। हाँ, विपिन ने सिर हिलाया। फिर कहा, आकाश का इलाज उसी से हो सकता है और मामला आत्मजा से जुड़ा है, इसलिए इलाज के लिए मुझे पूरी शांति चाहिए। ध्यान रहे कि कोई भी मुझे टोके नहीं। मोहन ने सिर हिला दिया। बात तो सही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र विपिन के पीछे गई और उसे रेनू की याद आ गई। उसने पूछा, छोटे मास्टर, रेनू आपके साथ गई थी ना? वो वापस नहीं आई? विपिन ने जवाब दिया, नहीं, वो इस वक्त कहीं चली गई है, फिलहाल वापस नहीं आएगी। इतना कहकर विपिन अंदर चला गया। विपिन को कमरे में आते देख रोमा खड़ी हो गई। टीचर, विपिन ने आत्मजा घास को देखा और खुश हो गया। घास बहुत अच्छे से बढ़ रही थी, 3-4 फुट की तो हो भी गई थी, और उसमें से एक खास गंध भी आ रही थी, मानो उसके अंदर किसी को भी गुम कर देगी। आत्मा की एनर्जी से भरपूर इस घास में इंसान के मन को कंफ्यूज कर देने वाली क्वालिटी थी। घास को ऐसी अच्छी हालत में देख विपिन ने रोमा को सराहा। तुमने काफी मेहनत की है, अब जाओ जाकर आराम करो। तारीफ सुनते रोमा के गाल लाल हो गए। शर्म के मारे वो थैंक यू भी बोल न सकी और तुरंत बाहर चली गई। चलो अब काम शुरू करता हूँ, विपिन बड़बड़ाया और बैठ गया आत्मजा घास को पूरा तैयार करने के लिए। उसने उसके अंदर अपनी एनर्जी डालनी शुरू कर दी, साथ ही अपनी बॉडी से आत्मा भी बाहर निकाल ली। वो तो शुक्र है कि ड्यूल एनर्जी लेक की वजह से उसकी आत्मा और ताकतवर बन गई थी, वरना आज वो ये काम कभी नहीं कर पाता। उसकी एनर्जी के प्रभाव में आत्मजा घास पिघलकर हरे पानी में तब्दील हो गई। फिर एक झटके से विपिन ने उसे जमा करके उसकी अगरबत्ती बना दी, जिसे जलाते ही सोई हुई चेतना जाग सकती थी। वो उसे ले जाने ही वाला था कि उसे भूत की एक और बात याद आई। भूत ने कहा था कि इस अगरबत्ती की पावर बढ़ाने के लिए इसमें अपनी आत्मा का एक कण डाल दूं। विपिन ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा अलग करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रोसेस उसको बहुत महंगा पड़ रहा था। उसकी आत्मा स्टेज 4 की थी, लेकिन फिर भी आत्मा के हिस्से करना कोई आसान काम नहीं था। दर्द के मारे विपिन का चेहरा फीका पड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई उसके शरीर के हिस्से कर रहा हो, लेकिन आकाश के लिए वो कुछ भी सहने को तैयार था। इसलिए वो कोशिश करता रहा और आखिरकार एक छोटा सा हिस्सा अलग करने में सफल हो गया। फिर हाँफते हुए बोला, शुक्र है, हो गया, अब मैं बाकी का प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और चल दिया आकाश के पास। थोड़ी देर बाद विपिन ने आत्मजा घास की अगरबत्ती आकाश के पास रखी और उसे जला दिया। धीरे धीरे अगरबत्ती का धुआं चारों ओर फैलने लगा और उसके साथ साथ बजने लगा एक गाना। धुन तो इतनी सुंदर थी मानो भगवान ने खुद ही बनाई हो, और धुआं भी ऐसे हिल रहा था मानो कोई सफ़ेद कपड़े वाला एंजल नाच रहा हो। उस गाने पर सीन ऐसा बन गया था जो देखने वाले को अपनी तरफ खींचता ही चला जाए। बस अब सब इसके ऊपर ही निर्भर करता है। विपिन बुदबुदाया। आवाज़ जैसे जैसे दूर जाती रही
वैसे वैसे विपिन को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। साथ ही उसे दिखाई दिया अपनी आत्मा का हिस्सा, जो सीधे आकाश के मन में चला गया। और अगले पल जब विपिन ने आंखें झपकाई तो खुद को पाया एक बड़े से समुद्र के सामने, जिसे देख वो दंग रह गया और बोला, इसका अंतर्मन इतना बड़ा कैसे हो सकता है। स्टेज 4 की आत्मा का एक्सपर्ट होते हुए भी विपिन को आकाश के अंतर्मन का अंत दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही समझ आ रहा था उसका मतलब। आमतौर पर मामूली लड़ाकों का अंतर्मन किसी तालाब से बड़ा नहीं होता था। इस हिसाब से आकाश का ये अंतर्मन किसी अजूबे से कम नहीं था। लेकिन तभी विपिन को ध्यान आया कि वो यहाँ आया क्यों था। वो बड़बड़ाया, आकाश की आत्मा है कहाँ? होनी तो यहीं चाहिए। सोती हुई आत्मा अक्सर अंतर्मन में ही होती थी, इसलिए ही आत्मजाघात से उसे जगाया जा सकता था। लेकिन इतने बड़े अंतर्मन में विपिन उसकी आत्मा को कहाँ ढूंढे। विपिन काफ़ी देर तक इधर उधर चलता फिरता रहा। तभी उसे एक बड़ा सा पहाड़ जैसा कोई साइड में पड़ा दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये आत्मा इतनी बड़ी कैसे है? विपिन आकाश की आत्मा को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रह गया। इस हिसाब से तो इसकी आत्मा मुझसे भी ताकतवर होगी, लेकिन ऐसा हो कैसे गया? जब आकाश कोमा में गया था तब तो वो सिर्फ लेवल 8 पर था, और लेवल 8 वाले की इतनी बड़ी आत्मा तो नहीं होनी चाहिए। तभी विपिन को एक किस्सा याद आया जो उसने एक आत्मा की किताब में पढ़ा था। वो बुदबुदाया, कहीं ये एक्सीडेंटल ग्रोथ टाइप आत्मा तो नहीं है? दुनिया में ऐसे कई फिजिकल स्ट्रक्चर होते थे जिन्हें जगा देने पर लेवल तेजी से बढ़ता था, जैसे रेणु की सेंसिटिव बॉडी। बिल्कुल वैसे ही आत्माओं के भी स्ट्रक्चर होते थे। उन्हीं में से एक होता था एक्सीडेंटल ग्रोथ टाइप। ये स्ट्रक्चर पैदाइशी नहीं होता था, इसलिए बड़े बड़े मास्टर टीचर भी इसके आने से पहले इसके होने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। ऐसे टाइप एक्टिवेट ही तब होते थे जब उनकी लाइफ में कुछ बड़ा हो जाए। जैसे कभी कभी किसी को भूत दिखाई देना चालू हो जाते थे, तो कभी कोई पिछले जन्म की बातें बताने लगता था। बिल्कुल ठीक वैसे ही कुछ बड़ा होने पर आत्मा भी बढ़ना शुरू कर देती थी। शायद आकाश भी उन्हीं में से एक था। आखिरकार बचपन से उसने भी कम दुख थोड़े न सहे थे। बचपन में ही उसके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया, और फिर बाद में उसने विपिन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। शायद इन्हीं सब घटनाओं की वजह से उसकी आत्मा की बढ़ोतरी हुई थी। यानी जब आकाश कोमा से जागेगा तो उसका लेवल शायद मुझसे भी बड़ा होगा। विपिन को ये सोचकर ही बहुत खुशी हो रही थी। उसे लगा था कि आकाश को ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये तो उल्टा उसके लिए वरदान साबित हो गया। विपिन उसकी आत्मा के पास जाकर बोला, आकाश उठ जाओ, देखो मैं हूँ मास्टर विपिन, उठ जाओ। इधर विपिन आकाश को जगाने के लिए हर कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सेक्ट लीडरों को उसके वापस आने की खबर मिल गई, और खबर मिलते ही सभी चढ़ आए। वो आ गया, चलो चलते हैं उसके पास और पूछते हैं उससे। हाँ, 4 साल मास्टर टीचर होते हुए भी उसे किसने परमिशन दी मास्टर शेख का लेटर अपने पास रखने की? अगर चुपचाप देगा तो ठीक, नहीं तो हम उसी वक्त उसके केस की सुनवाई करेंगे और मुजरिम साबित होने पर उसे कड़ी सजा देंगे। मास्टर शेख का लेटर सभी मास्टर टीचरों के लिए अमूल्य था। लीडर चाहे कितने भी बड़े हो, चाहे कितने भी दयालु हो, लेकिन इस मामले में सभी के दिल पत्थर के बन गए थे। अगर एक विपिन सैन के मरने से उसकी पावर बढ़ती थी तो ये रिस्क लेने के लिए सभी तैयार थे। तभी सेक्ट लीडर गर्व ने सबको शांत कराया, आप सब शांत हो जाइए। आपको नहीं लगता कि जिस तरह वो बटलर हमारे सामने सीना तान कर खड़ा था वो कुछ अजीब था? हाँ, लेकिन सब सोच में पड़ गए कि ऐन मौके पर सेक्ट लीडर गर्व उन्हें रोक क्यों रहे थे? वो एक बटलर ही तो था, उसने जो भी किया जोश में किया। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उस नौकर से डर कर पीछे हट जाए। तभी उनमें से एक बोला, उसके पास उस वक्त कोई बैकिंग होगी, शायद मास्टर टीचर हॉल की, इसलिए ज्यादा बहादुर बन रहा था। दूसरा बोला, मुझे तो लगता है उसे लेटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पता होता तो ऐसा करने की हिम्मत ना करता। तीसरा भी टपक पड़ा, मुझे तो लगता है कि बीस्ट की वजह से उनमें घमंड आ गया है। उन्हें फिजूल की बातें करते देख गर्व ने उन्हें रोका, लगता है आप लोगों ने अपना होमवर्क नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने हर डिटेक्टिव को विपिन की छानबीन करने के लिए लगा दिया था। अच्छा, सभी हैरान रह गए, आखिर एक मामूली से टीचर के लिए इतना सब क्यों करना? वो तो उनके सामने चींटी के बराबर भी नहीं था। दूसरे सेक्ट के लीडरों को बेवकूफाना बातें करते देख गर्व उनकी बेवकूफ़ी पर सिर हिलाते हुए बोला, सुनने में आया है कि विपिन अभी तक 20 साल का भी नहीं हुआ है, और 2 महीने पहले ही वो 2 स्टार मास्टर टीचर बना था। 2 महीने में 2 स्टार से 4 स्टार, ये डरावना नहीं लगता आप सबको? हाँ, ये भी हो सकता है कि उसने अपनी ताकत पहले से छिपा रखी हो और मशहूर होने के लिए ये तमाशे किए हो।
लेकिन चिंता की बात यह है कि इतनी कम उम्र में वो 4 स्टार मास्टर टीचर बन गया। और अफवाह तो ये भी है कि सिलेक्शन राउंड में उसने हॉल मास्टर के डायरेक्ट स्टूडेंट को भी हरा दिया था। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसे जीनियस का टीचर कौन है। बात सुनते ही सब सोच में पड़ गए। ये तो उन्होंने पहले सोचा ही नहीं, लेकिन अगर उसके पास्ट को साथ में लाया जाए तो सेक्ट लीडर गर्व की चिंता जायज थी। किंगडम पैक्ट में ज्यादा रिसोर्स नहीं थे, ना ही वहाँ कोई 5 स्टार मास्टर टीचर था। ऐसे में खुद 4 स्टार मास्टर टीचर बन जाना कोई छोटी बात नहीं थी, खासकर तब जब इंसान 20 साल का भी ना हो। इसलिए ये सब चिंताजनक था। गर्व आगे बोला, मुझे एक खबर और मिली है, लेकिन कितनी सच है ये नहीं पता। कहते हैं कि इस विपिन का टीचर इंद्रसेन 6 स्टार मास्टर टीचर है। उसे ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है, और जब भी उसे देखा गया है छोटे देशों में ही देखा गया है, इसलिए लोग उसके लेवल का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। हालांकि उसके कारनामों के हिसाब से मुझे तो वो हाफ 5 स्टार मास्टर टीचर ही लगता है, क्योंकि अगर इससे भी बड़ा होता तो छोटे देशों में ना घूमता, और फिर भी अगर कहीं जाता तो मास्टर टीचर हॉल को खबर जरूर हो जाती। हाफ 5 स्टार यानी हमारे बराबर ही, तो फिर डर कैसा। और नहीं तो क्या, हाफ 5 स्टार मास्टर टीचर हुआ तो क्या, वो लेटर सबके लिए जरूरी है। अगर वो 5 स्टार भी होता तो भी मैं उससे बात करता। हैरानी तो इस बात की है कि लेटर के बारे में पता होते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। वो भी मुजरिम है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। इंद्रसेन के बारे में सुनकर उन लोगों ने उसे भी मुजरिम करार दे दिया, बिना जांच पड़ताल के, बिना पूछे, क्योंकि उनकी लालची आंखों को तो सिर्फ लेटर दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। इन सब के बीच गर्व को चुपचाप खड़ा देख एक श्रेष्ठ ने उससे पूछा, गर्व आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो हमें पहले विपिन के बारे में सोचना चाहिए, गर्व ने कहा। फिर सबसे बोला, इंद्रसेन तो किंगडम पैक्ट में है ही नहीं, इसलिए फालतू का बखेड़ा खड़ा करने की बजाय मुझे लगता है कि हमें मिलकर जल्दी से जल्दी वो लेटर ले लेना चाहिए। आपस में हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि वो लेटर किसके पास रहेगा। गर्व आप चिंता न करें, हम सब बड़े हैं, कोई भी बच्चा नहीं है यहाँ जो लेटर मिलने से पहले ही झगड़े करें। मैं तो कहता हूँ हमें साथ मिलकर ही ये काम करना चाहिए। इतना बड़ा खजाना एक पावर के पास रहना वैसे भी ठीक नहीं। हाँ, बाकी सब बाद में डिसाइड कर लेंगे। सभी ने सहमति दे दी। तब गर्व मुस्कुराते हुए बोला, अगर सभी राजी हैं तो सबकी जिम्मेदारियां भी बता देता हूँ। वहाँ पहुँचते ही आप दोनों उस बीस्ट से निपटना। उसने 2 बूढ़ों की तरफ इशारा किया और फिर आगे कहा, बाकी सब मेरे साथ आएंगे विपिन और उस लेटर को लेने के लिए। हमें जल्दी से काम निपटाना होगा, नहीं तो वो लेटर छिपा भी सकता है। ठीक है, सबने हाँ कह दिया। और फिर सब इंद्रसेन सच में 6 स्टार मास्टर टीचर थे तो उनकी सलाह की कीमत भी बड़ी भारी होगी, और वो जानती थी कि ऐसे कीमती खजाने उसके पास नहीं थे। उसका उतरा हुआ चेहरा देख मोहन ने उससे कहा, लेकिन तुम चिंता ना करो, फिलहाल के लिए तो हमें ये भी पता नहीं कि बड़े मास्टर हैं कहाँ। अगर वो शहर में आए तो तुम्हारे लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। वो बड़े ज़रूर हैं लेकिन अच्छे इंसान हैं, हो सकता है वो तुम्हारी मदद के लिए राज़ी हो जाए। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें पहले जैसा ही भारी प्रेशर महसूस हुआ, और अगले ही सेकंड उनके सामने उस दिन वाले सभी लोग आ गए। और फिर वही आवाज़ आई, मास्टर विपिन, इस इलाके के 14 सेक्ट लीडर और नेशनल लीडर तुमसे मिलने आए हैं। बाहर आओ और हमारा स्वागत करो। उन्हें देख मोहन के होश उड़ गए। जिसका डर था वही हुआ, ये लोग फिर वापस आ गए। आवाज़ सुनकर आरव, रोमा और बाकी के सभी लोग भी बाहर आ गए। उनकी एनर्जी के प्रेशर की वजह से मोहन को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर पहाड़ रख दिया हो। उसे समझ आ गया था कि इस बार वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाएगा। ये सभी लोग ड्राइवर सिंह स्टेज 5 के एक्सपर्ट थे। इनके आगे तो हॉल मास्टर जॉय भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, छोटे मास्टर किसी ज़रूरी काम में बिजी हैं, इसलिए आपसे मिल नहीं पाएंगे। आप प्लीज़ किसी और दिन आइएगा। तभी एक आदमी गुस्से से बोला, बिजी हैं? ये कोरोना के डर के मारे छिपा हुआ है। विपिन की इंसल्ट होते देख सीमा बोली, मास्टर विपिन बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है जो मुँह छुपाएं, इसलिए झूठ मत बोलिए। ये सुन आदमी को और गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मुझसे ज़बान लड़ाती हो? लेकिन इससे पहले कि सीमा कुछ कहती या करती, सामने वाले ने उसे पंच मार दिया और सीमा उड़ती हुई दूर जा गिरी। पंच उसके पेट पर लगा और उसके मुंह से खून बहने लगा। वो देश की टॉप एक्सपर्ट्स में से एक थी, लेकिन वो भी एक बार भी ना सह पाई। ये थी पावर ड्राइवर सिंह स्टेज 5 के एक्सपर्ट की। ये देख शैतान बीस्ट दहाड़ा और तुरंत नीचे आ गया। उसे देख लीडर लोकेश सैनी चिल्लाया,
जानवर कहीं के, तुम किसे दांत दिखा रहे हो? चुपचाप वापस चले जाओ, नहीं तो ऐसी हालत करूंगा कि दांत ही नहीं बचेंगे तुम्हारे। इतना कहकर उसने अपना हाथ जमीन पर दे मारा और अगले ही पल आसमान से एक एनर्जी नेट उसके ऊपर आ गिरा, जिसने बीस्ट को जकड़ लिया। जकड़े जाने पर शैतान बीस्ट छटपटाने लगा और नेट तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर कुछ ना कर पाया, मानो वो नेट दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल से बना हो। इतनी जोर जोर से हिलाने पर भी वो नेट टस से मस नहीं हुआ। शैतान बीस्ट किंगडम पैक्ट में अपनी ताकत के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी ताकत इन एक्सपर्ट्स को रोकने के लिए काफ़ी नहीं थी। उनकी ऐसी हालत देख मोहन और सीमा दोनों घबरा गए थे। मोहन ने पूछा, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो ये लोग एक 4 स्टार मास्टर टीचर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मोहन ने दोबारा पूछा, आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ज़्यादा मासूम मत बनो, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। लीडर गर्व ने गुस्से से कहा। नहीं, मुझे नहीं पता, मोहन ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे नज़रअंदाज कर गर्व ने पूछा, ये बताओ कि विपिन कहाँ है? उसे बोलो कि इसी वक्त बाहर आए, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। साथ खड़े लीडर लोकेश ने भी कहा, मास्टर टीचर हॉल भले ही अपने उसूलों का पक्का हो, लेकिन एक बटलर और कुछ स्टूडेंट्स पर हाथ उठाने के लिए वो भी हमें कुछ नहीं कहेंगे। और हेडक्वार्टर, उसे तुम्हारे जैसे चींटियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास्टर टीचर भले ही शांति और अहिंसा का रास्ता चुनते थे, लेकिन वक्त आने पर हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे कई वाकये पहले भी हो चुके थे, जैसे आत्मज्ञानी और राक्षसों के साथ जब उन्होंने खून की नदियां बहा दी थी। ये सच था कि मास्टर टीचरों को अक्सर शांत रहने को कहा जाता था, लेकिन अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा सिर पर चढ़ जाए तो उसे रास्ते से हटाने में भी पीछे नहीं हटते थे वो, फिर चाहे ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आँच ही क्यों ना आ जाए। मोहन ने फिर से उन्हें कहा, छोटे मास्टर सच में बिजी हैं और उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने खुद मना किया है। अगर आपको उनसे मिलना है तो प्लीज़ कल आइएगा। मोहन ने मन में ठान लिया था कि इन लोगों को किसी भी हालत में अंदर नहीं जाने देगा, फिर चाहे तो उसकी जान भी क्यों न चले जाए। मोहन को बार बार एक ही बात दोहराते देख लीडर लोकेश ने अपनी तलवार निकाल ली और चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हें मरना ही पसंद है तो ठीक है, अब तुम्हारी लाश के ऊपर से ही हम अंदर जाएंगे। और बात खत्म होते ही उसने तलवार चला दी। लोकेश की तलवार से निकले एनर्जी की धार मोहन को इतनी जोर से लगी कि वो घायल हो गया। तभी मोहन को ऐसे मार खाते देख विपिन के स्टूडेंट्स की आंखें लाल हो गई और वो गुस्से में आगे बढ़े, लेकिन वो थे तो आखिर बच्चे ही, वो भी हाफ ट्राइवर्सिंग लेवल के, तो वो कैसे उन एक्सपर्ट्स को रोक पाते। एक एक करके वो भी सभी घायल हो गए। इस पल उन्हें समझ आ रहा था कि वो कितने कमज़ोर थे। वो तो आज तक उनके टीचर ने उन्हें बचा कर रखा था, इसलिए सुरक्षित रहे, वरना इन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के बीच वो कभी ना टिक पाते। अब उन्हें समझ आ रहा था कि अपने टीचर के बिना तो वो कुछ भी नहीं थे। खतरे की घड़ी में वो अपने टीचर की क्या अपनी भी जान नहीं बचा सकते थे। सबको लहू लुहान कर लीडर गर्व आगे हाथ पीछे करके बोला, मैं भी एक लिमिट तक तुम्हारी ये बदतमीजी सहन करूँगा। अगर अब भी विपिन बाहर आ जाएं तो हो सकता है कि मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूँ। मोहन लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और फिर से बोला, मैंने पहले ही बताया कि छोटे मास्टर बिजी हैं, कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात खत्म होती, लीडर गर्व का गुस्सा सिर से पार हो गया। वो चिल्लाया, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी किए देता हूँ। देखते हैं वो विपिन कब तक अपने बटलर और स्टूडेंट्स के पीछे छिपा रहता है। उनके मरने के बाद तो उसे बाहर आना ही होगा। उसने भी अपनी तलवार निकाल ली और वो वार करने ही वाला था कि तभी 2 लोग उनकी तरफ दौड़ते हुए आए और उनमें से एक दूर से ही चिल्लाया, सेक्ट लीडर गर्व, ये आप क्या कर रहे हैं? फिर गुस्से से बोला, मास्टर विपिन हमारे मास्टर टीचर हॉल के मास्टर टीचर हैं। इस तरह से आपका उनके घर में ज़बरदस्ती घुसना और उनके बटलर और स्टूडेंट्स पर हमला करना किंगडम पैक्ट के खिलाफ जंग छेड़ने के बराबर है। बोलने वाला इंसान और कोई नहीं, हॉल मास्टर जॉय डिसूजा था, जो इस हंगामे के बारे में सुनते ही तुरंत आ गया और उनके साथ पैक्ट हेड भी थे। उन्हें पहले तो लगा था कि ज़रूर ये कोई अफवाह होगी, लेकिन यहाँ आकर तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये इज्जतदार मास्टर टीचर सच में जुर्म कर रहे थे। जंग। गर्व हंसा, फिर उनसे कहा, आप राय का पहाड़ ना बनाएं, हम तो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें विपिन के खिलाफ एक कंप्लेंट मिली है और हम ऐसे बुरे मास्टर टीचर को मास्टर टीचर के टैग से अलग करने आए हैं, ताकि एक बुरे टीचर की वजह से सभी मास्टर टीचर बदनाम ना हो।
इससे आपके मास्टर टीचर हॉल का कोई कनेक्शन नहीं है। बुरा टीचर, इसका क्या मतलब हुआ? हॉल मास्टर जॉय ने पूछा। मोहन और विपिन के स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज थे, क्योंकि वो भी तो अभी से यही जानना चाहते थे, पर ये बुढ़े मुंह खोलें तब ना। हाथ इनके चाहे जितने चलवा लो, लेकिन एक वजह नहीं बताई गई इनसे। लीडर गर्व ने जवाब दिया, हमें खबर मिली है कि विपिन ने किसी के परिवार का कत्ल किया है, उसकी विरासत चुरा ली और उसका देश भी तबाह कर दिया। एक मास्टर टीचर होकर बिना मास्टर टीचर हॉल की परमिशन के उसे किसने हक दिया किसी भी देश पर धावा बोलने का? जब एक मास्टर टीचर ऐसा गलत काम करे तो बड़े होते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि पीड़ित को न्याय दिलवाएं। क्या? और मास्टर जॉय के पांव तले जमीन खिसक गई। वो पिछले कुछ महीनों से मास्टर टीचर हॉल के अंदरूनी कामों में बिजी था, इसलिए उसे नहीं पता था कि गांधार में क्या हुआ था। ऊपर से रोशनी ने भी वो बात दबा दी थी, इसलिए अफवाहें भी ज़्यादा नहीं थी उस बारे में, और शर्म के मारे ना ही वहाँ के मास्टर टीचरों ने इस बात की खबर दी थी उन्हें, इसलिए हॉल मास्टर जॉय इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। जबकि पैक्ट हेड को उसकी बेटी रोशनी ने कुछ कुछ बताया तो था, लेकिन उसने कहा था कि अब प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसने आगे डिटेल नहीं पूछी। फिर भी उसे अपनी बेटी की समझदारी पर भरोसा था, इसलिए पैक्ट हेड ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मास्टर विपिन चोरी कर ही नहीं सकते, ज़रूर आपके समझने में कोई गड़बड़ हुई है। इस पर गर्व ने जवाब दिया, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमारे पास गवाह मौजूद है, आप खुद ही उससे पूछ लीजिए। तभी राकेश आगे आया। विपिन के पास होने की फीलिंग से ही उसका गुस्सा 10 गुना बढ़ गया था। गुस्से से लाल राकेश डरावने अंदाज में बोला, उस आदमी ने मेरे पोते पार्थ को मार डाला और अपने एक जानकार को मेरी राजगद्दी पर बैठा दिया और मेरा हाथ भी काट दिया। आज उसी की वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, और ये सब उसने सिर्फ एक चीज़ के लालच में किया, मास्टर शेख के लेटर के लिए। मास्टर शेख का लेटर के लिए भेज दिया। ये जुर्म काफ़ी है विपिन के खिलाफ। हेडक्वार्टर में कंप्लेंट दर्ज करने के लिए हम चाहें तो इसकी रिपोर्ट करके इसका लाइसेंस छीन सकते हैं और उसे सज़ा भी दिलवा सकते हैं। गर्व जानबूझकर ऐसा बोल रहा था ताकि हर किसी को उसकी ही बात सही लगे। फिर भी हॉल मास्टर जॉय उसके झांसे में नहीं है। वो बोले, मामला उतना भी सिंपल नहीं है जितना लगता है। हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मामले की अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। जांच की ज़रूरत है भी। एक बार पता चल जाए कि उसके पास मास्टर शेख का लेटर है या नहीं, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा, गर्व ने गुस्से से कहा। लेकिन हॉल मास्टर जॉय ने उसे शांत करना चाहा, लेकिन कुछ ना कह सका। वो समझ गया था कि अगर सच में विपिन के पास वो लेटर मिला तो उसे इस आरोप से कोई नहीं बचा पाएगा। गर्व ने भी उसकी एक न सुनी। वो बोला, जल्दी बाहर बुलाओ उस विपिन को। हम क्या उसके लिए सारा दिन इंतज़ार करते रहेंगे? लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ करते, एक भयानक सी आवाज़ आई, बड़े बेशर्म मास्टर टीचर हो तुम। अपने लालच की सफाई झूठ से दे रहे हो। और अगले ही पल कोई उड़ता हुआ इंसान नीचे आया, मानो स्वर्ग से उतरा हो। उड़ान टेक्निक यानी संत। उड़ते इंसान को देख वहाँ मौजूद सभी लोगों के तोते उड़ गए। ट्रैवर्सिंग स्टेज 8 में पहुँचने के बाद इंसान हवा पर पैर रखकर ऊपर उड़ सकता था, लेकिन वो उड़ान भी ज़्यादा ऊपर तक नहीं होती थी और ज़्यादा देर तक भी नहीं, इसलिए उसे उड़ना नहीं, फुदकना कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। असली उड़ान के लिए लेवल कम से कम हाफ संत होना चाहिए था। लड़ाकू लेवल के बाद आता था ट्रैवर्सिंग लेवल और उसके बाद आता था संत लेवल। लेकिन हाफ संत एक्सपर्ट सिर्फ मामूली उड़ान ही भर सकते थे, वो ज़्यादा इधर उधर उड़ भी नहीं सकते थे। पर ये जो इंसान उनके सामने आया था, ये तो हवा में ऐसे चल रहा था जैसे ज़मीन पर टहल रहा हो। ऊपर से उसके पास से आती एनर्जी किसी भगवान की एनर्जी से कम नहीं लग रही थी। प्रेशर इतना था कि उसकी पावर से सभी के सिर झुकने लगे थे। अब वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे, तो बदला लेना तो दूर की बात थी। ऐसा एक्सपर्ट तो पूरे शेखपुरा में नहीं मिलता था, तो ये अचानक से यहाँ कैसे आ गया? और ये विपिन के बचाव में क्यों बोल रहा था? 14 देशों के सेक्टर लीडर और नेशनल लीडरों का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस महापुरुष का कनेक्शन विपिन से था। लेकिन यह कनेक्शन बना कैसे? विपिन तो एक पिछले देश से आया था ना, जहाँ एक तरफ उस अनजान को देख सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, वहीं उसे देख मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो हाथ जोड़े बोला, बड़े मास्टर। ये सुन सीमा आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी। ये है मास्टर इंद्रसेन। तभी तो मोहन को इन पर इतना कॉन्फिडेंस है, और सही भी है। ऐसे पावरफुल इंसान पर भरोसा होना ही चाहिए। उन्हें देखकर तो लगता था कि ये एक सेकंड में उसकी डैमेज हुई आत्मा को ठीक कर देंगे। पूरे आंगन में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वहाँ मास्टर अमित और मास्टर अहमद भी आ गए। खबर तो उन्हें भी हॉल मास्टर जॉय के साथ ही मिली थी, लेकिन लेवल कम होने की वजह से उन्हें आने में थोड़ी देरी हो गई। इंद्रसेन को देखते ही दोनों ने हाथ जोड़ लिए। मास्टर सेन नमस्ते। वो भी पहली बार इंद्रसेन की असली पावर देख रहे थे। उन्हें पहले भी अंदाज़ा तो था
कि मास्टर इंद्रसेन 6 स्टार मास्टर टीचर होंगे, लेकिन सबूत उन्हें आज देखने को मिला था। तभी गर्व ने खुद को शांत किया और हाथ जोड़कर बोला, श्रेष्ठ, आपको गलतफहमी हुई है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, एक एनर्जी की धार आकर सीधे उसके सीने में लगी और वो 10 मीटर दूर जा गिरा। उसे कोई चोट तो नहीं आई थी, लेकिन अचानक से उसे अपनी आत्मा भारी महसूस होने लगी, मानो किसी ने उस पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। आत्मा की चोटें शरीर की चोट से अलग होती थी। शरीर पर लगी चोट तो फिर भी गोली खाकर कुछ दिन में ठीक हो जाती थी, लेकिन अगर एक बार आत्मा को चोट लग जाए तो सदियों तक वो ठीक नहीं हो पाती थी। अगर सामने वाला सिर्फ अपनी आत्मा की एनर्जी से इतना कुछ कर सकता था तो असल लड़ाई में उसका क्या हाल करेगा। इंद्रसेन की पावर देख डर के मारे गर्व का चेहरा फीका पड़ने लगा था। उसे ऐसे कांपते देख इंद्रसेन ने कहा, मुझे शांति से रहना पसंद है, इसलिए मैं दुनियादारी के मामले में ज़्यादा नहीं पड़ता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे जूनियर क्या कर रहे हैं और ना ही तुम्हारे कामों में कोई इंटरेस्ट है मुझे। लेकिन तुम तो मेरी चुप्पी को मेरी कमज़ोरी समझकर मेरे ही सिर पर नाचने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? उसकी आवाज़ में कोई नरमी नहीं थी। सुनकर ही पता चलता था कि कोई बड़ा आदमी बोल रहा होगा और अगर किसी ने उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे थे। इंद्रसेन को देख सभी को इतना डर महसूस हो रहा था कि उनके आंसू निकल आए। क्या ये था विपिन का टीचर? इतना पावरफुल तो कोई 6 स्टार मास्टर टीचर भी नहीं होगा। नहीं कर रहे थे? इंद्रसेन चिल्लाया और फिर बोला, मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मेरे घर में तो तुम घुस ही आए हो, अब क्या मेरे पीछे मेरे बटलर और मेरे ग्रैंड स्टूडेंट्स को भी मारने का इरादा है तुम्हारा? और ये सुनते ही उन सब की बोलती बंद होगी। जवाब देते भी तो क्या? इस सच में यही ख्याल था उनका। अगर उन्हें पहले पता होता कि विपिन का टीचर इतना खतरनाक है तो वो यहाँ कभी आते ही नहीं। मन ही मन वो राकेश को 100 गालियाँ सुना रहे थे। अगर इसने उन्हें लेटर का लालच ना दिया होता तो वो सब ऐसी गलती कभी ना करते। ये सब इसी का किया धरा है। फिर हिम्मत करके गर्व कांपते हुए बोला, हमें पता नहीं था कि वो आपके ग्रैंड स्टूडेंट हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। पता नहीं था? इतना सब करने के बाद अपनी गलती को अनजानी भूल कह रहे हो? इंद्रसेन फिर से चिल्लाया। उसे गुस्से में देख गर्व घबराते हुए बोला, वो इस राकेश ने हमें फंसाया। यही हमें ढूंढने आया था। इसने कहा कि मास्टर विपिन ने इसकी विरासत चुराई है। ओह, तो तुम मास्टर शेख के लेटर की बात कर रहे हो? हाँ, वो मेरे पास है। तुम्हें चाहिए क्या? इंद्रसेन ने उसे घूरा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे वो लेटर कैसे ले सकता हूँ? गर्व चटर पटर बोल गया। उसकी मति नहीं मारी गई थी जो वो 6 स्टार मास्टर टीचर से लेटर मांगे। उसे अभी कुछ साल और जिंदा रहना था। इंद्रसेन ने आगे कहा, मास्टर शेख का वो लेटर मेरे ग्रैंड स्टूडेंट आकाश की पुश्तैनी विरासत है। इस राकेश के पोते ने उसे घायल किया, उसे कोमा में पहुंचा दिया। इसलिए गुस्से में मेरे स्टूडेंट विपिन ने पार्थ को मार डाला और उसका देश भी छीन लिया। हालांकि कोई रूल्स ना टूटे, इसके लिए विपिन ने वहाँ के मास्टर टीचर हॉल में हॉल क्रैश रखवाया और उनके सारे टेस्ट पास भी किए। तो बताओ, ये सब तुम्हारे हिसाब से उसका जुर्म कैसे बन गया? आमतौर पर किसी देश पर हमला करना मास्टर टीचर के उसूलों के खिलाफ होता था, लेकिन ऐसा करने के पीछे विपिन के पास वाजिब वजह थी। ऊपर से रूल्स ना टूटे, इसलिए उसने मास्टर टीचर हॉल के सभी प्रोसेस भी पूरे किए। तो ऐसे में अगर हेडक्वार्टर भी इस मामले की जाँच करे तो वो भी विपिन को गलत नहीं ठहरा सकते थे। पूरी कहानी सुन गर्व के होश उड़ गए। ये सब तो उसे पता ही नहीं था। उसे क्या, हॉल मास्टर जॉय को भी इन बातों का कोई अंदाज़ा नहीं था, तो बाहर वाला होकर उसे कैसे पता होगा? लेकिन फिर भी सामने वाला संत लेवल का एक्सपर्ट था। जब वो इतना बड़ा मास्टर टीचर था तो झूठ क्यों बोलेगा? फिर चाहे बात उसके स्टूडेंट की ही क्यों ना हो। इंद्रसेन ने आगे कहा, एक मास्टर टीचर होकर ना सिर्फ तुमने सही गलत को पहचानने में गलती की, बल्कि अपनी गलत जजमेंट के हिसाब से मासूम लोगों को बदनाम भी किया। ऊपर से अपने लालच के लिए तुमने अपने साथी पर हमला भी कर दिया, इसलिए तुम दोषी हो। और तुम सेक्ट लीडर लोकेश, तुमने मेरे बटलर और मेरे बीस्ट पर हाथ उठाया, अपने बड़े ओहदे का गलत फ़ायदा उठाया, इसलिए तुम भी दोषी हो। और तुम सब अपने लालच के लिए तुमने गलत का साथ दिया और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसलिए तुम सब भी दोषी हो। एक के बाद एक इंद्रसेन सबको दोषी ठहराया जा रहा था। एक संत एक्सपर्ट का ये कहना उनकी इज्जत पर हमेशा के लिए धब्बा लगने जैसा था, ऐसा धब्बा जिसे वो कभी धो नहीं पाएंगे। फिर इंद्रसेन सीमा की तरफ मुड़ा और बोला, सीमा, मैं तुमसे खुश हुआ।
ऐन मौके पर पावरफुल लोगों का साथ देने की बजाय तुमने उसका साथ दिया जो तुम्हें सही लगा। मैंने देखा कि तुम्हारी आत्मा डैमेज है और इससे तुम्हारा लेवल रुका हुआ है। को मानो किसी ने कोई जादुई गोली खिला दी हो। उसने एक दहाड़ मारी और उसकी ताकत बढ़ गई, साथ ही उसकी आत्मा का लेवल भी बढ़ गया। अब उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पावर के मुकाबले सेक्ट लीडर गर्व के बराबर ही हो। ट्रैवर्सिंग स्टेज 5 का एक्सपर्ट इंद्रसेन से एनर्जी लेकर बीस्ट ने एक ही झटके में एनर्जी का जाल तोड़ दिया। ड्रैगन ब्लड लाइन की वजह से उसकी ताकत आम स्टेज 5 के एक्सपर्ट से कहीं ज्यादा थी। ये देख गर्व के चेहरे का रंग और उड़ गया। वो फिर से बुदबुदाने लगा। अपनी एनर्जी से लेवल बढ़ा दिया। इसकी एनर्जी कितनी साफ होगी। कहीं कहीं इंद्रसेन 8 स्टार मास्टर टीचर तो नहीं। सुनने में आता था कि 8 स्टार मास्टर टीचरों को हेडक्वार्टर खास न्योता देता था ताकि उनकी एनर्जी से वो अपनी एनर्जी सुधार सकें, क्योंकि उस लेवल के मास्टर टीचरों की एनर्जी बेहद साफ हुआ करती थी। अगर उस लेवल की एनर्जी एक बार किसी जानवर के शरीर में चली जाए तो 1 सेकंड में ब्लड लाइन एवोल्यूशन कर सकती थी। ये काम लेसन पढ़ा रहे थे। जैसे जैसे वो पढ़ा रहे थे वैसे वैसे उनके आसपास एनर्जी इकट्ठी हो रही थी, मानो उनका हर एक शब्द सही हो। तभी अचानक से उनके पास रखा टोकन चमका। जब पास जाकर देखा तो लिखा था 6 स्टार से ऊपर रैंक वाला मास्टर टीचर इंद्रसेन किंगडम पैक्ट में आया है। खबर देखकर हॉल मास्टर दिलीप के होश उड़ गए। वो मनी मन बुदबुदाए, 6 स्टार से बड़ी रैंक वाला। खबर में ये भी लिखा था कि अरविंद के हिसाब से मास्टर इंद्रसेन 7 स्टार या 8 स्टार मास्टर टीचर भी हो सकते हैं। अपनी इंसाइट की कमी की वजह से वो उनका असली लेवल देख नहीं पा रहा था, इसलिए पक्का नहीं कह सकता था। हालांकि मास्टर इंद्रसेन ने उड़ान, आत्मिक ट्रांसफर और एनर्जी से ब्लड लाइन एवोल्यूशन करके दिखाया था। इन टेक्निकों के हिसाब से तो सामने वाला 8 स्टार मास्टर टीचर ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा बड़ा मास्टर टीचर किंगडम पैक्ट जैसे छोटे देश में क्या कर रहा था। पूरी खबर पढ़ते ही हॉल मास्टर दिलीप अपने पीछे खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी से बोले, राहुल जाकर मास्टर टीचर रजिस्ट्री ले आओ। जी। राहुल ने सिर झुकाया और तुरंत चला गया। राहुल अरिस्टी मास्टर टीचर अकादमी के हॉल मास्टर दिलीप सेठी का स्टूडेंट था और 5 स्टार मास्टर टीचर भी। ऑर्डर मिलने के थोड़ी देर में ही वो एक रजिस्टर ले आया। इस रजिस्टर में पूरे कॉन्टिनेंट के मास्टर टीचरों के नाम दर्ज थे, इसलिए ये रजिस्टर मास्टर टीचर हॉल का सबसे प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, जिसे बड़े ही हाई सिक्योरिटी में रखा जाता था। सिर्फ बड़े ब्रांच के हॉल मास्टर को ही इसे देखने की इजाज़त थी, बाकी लोग इसे ना देख सकें, इसलिए इस पर एक फॉर्मेशन लगाई गई थी जिससे बिना परमिशन के देखने वाला इसमें लिखी चीज़ों को याद नहीं रख सकता था, फिर चाहे उसकी मेमोरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इसे देखने वाला 1 सेकंड में ही सब भूल जाता था। ये तरीका ख़ास इसलिए तैयार किया गया था ताकि मास्टर टीचर किसी के बहलाने फुसलाने में ना आए। किताब खोलकर हॉल मास्टर दिलीप ने एक एक लाइन करके रजिस्ट्री पढ़नी शुरू की। कुछ देर बाद रजिस्ट्री ख़त्म भी हो गई, लेकिन उसे नाम ना मिला। वो मन ही मन बुदबुदाया, सभी 6 स्टार या उससे ऊपर के मास्टर टीचरों के नाम यहाँ हैं, तो फिर इंद्रसेन का नाम क्यों नहीं? कहीं इंद्रसेन उनका नकली नाम तो नहीं? या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कभी बड़ी रैंक वाले मास्टर टीचर एग्ज़ाम दिए ही ना हो। उस रजिस्टर में यूं तो सभी मास्टर टीचरों के नाम होते थे, लेकिन ऐसे भी कुछ टीचर होते थे जो लोगों की भीड़ से बचने के लिए नकली नाम बताते थे। तो कुछ ऐसे भी होते थे जो एग्ज़ाम के झंझटों में ना पढ़कर सिर्फ आगे बढ़ते रहते थे। ऐसे में उनका लेवल तो बढ़ जाता था, लेकिन उनके पास टोकन 5 स्टार तक ही रह जाते थे। हो सकता है इंद्रसेन भी उसी कैटेगरी का हो, पर बात चाहे जो भी हो, मुझे जाकर चेक करना चाहिए। ऐसा सोच उसने डिसाइड कर लिया कि जब इतना बड़ा मास्टर टीचर आया था तो उसे कम से कम जाकर मिलना तो चाहिए उससे। उसने अपने कपड़े बदले और अपने स्टूडेंट से बोला, राहुल अरिस्टी मास्टर टीचर अकादमी के हॉल मास्टर दिलीप सेठी का स्टूडेंट था और 5 स्टार मास्टर टीचर भी। ऑर्डर मिलने के थोड़ी देर में ही वो एक रजिस्टर ले आया। इस रजिस्टर में पूरे कॉन्टिनेंट के मास्टर टीचरों के नाम दर्ज थे, इसलिए ये रजिस्टर मास्टर टीचर हॉल का सबसे प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, जिसे बड़े ही हाई सिक्योरिटी में रखा जाता था। सिर्फ बड़े ब्रांच के हॉल मास्टर को ही इसे देखने की इजाज़त थी, बाकी लोग इसे ना देख सकें,
इसलिए इस पर एक फॉर्मेशन लगाई गई थी जिससे बिना परमिशन के देखने वाला इसमें लिखी चीज़ों को याद नहीं रख सकता था, फिर चाहे उसकी मेमोरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इसे देखने वाला 1 सेकंड में ही सब भूल जाता था। ये तरीका ख़ास इसलिए तैयार किया गया था ताकि मास्टर टीचर किसी के बहलाने फुसलाने में ना आए। किताब खोलकर हॉल मास्टर दिलीप ने एक एक लाइन करके रजिस्ट्री पढ़नी शुरू की। कुछ देर बाद रजिस्ट्री ख़त्म भी हो गई, लेकिन उसे नाम ना मिला। वो मन ही मन बुदबुदाया, सभी 6 स्टार या उससे ऊपर के मास्टर टीचरों के नाम यहाँ हैं, तो फिर इंद्रसेन का नाम क्यों नहीं? कहीं इंद्रसेन उनका नकली नाम तो नहीं? या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कभी बड़ी रैंक वाले मास्टर टीचर एग्ज़ाम दिए ही ना हो। उस रजिस्टर में यूं तो सभी मास्टर टीचरों के नाम होते थे, लेकिन ऐसे भी कुछ टीचर होते थे जो लोगों की भीड़ से बचने के लिए नकली नाम बताते थे। तो कुछ ऐसे भी होते थे जो एग्ज़ाम के झंझटों में ना पढ़कर सिर्फ आगे बढ़ते रहते थे। ऐसे में उनका लेवल तो बढ़ जाता था, लेकिन उनके पास टोकन 5 स्टार तक ही रह जाते थे। हो सकता है इंद्रसेन भी उसी कैटेगरी का हो, पर बात चाहे जो भी हो, मुझे जाकर चेक करना चाहिए। ऐसा सोच उसने डिसाइड कर लिया कि जब इतना बड़ा मास्टर टीचर आया था तो उसे कम से कम जाकर मिलना तो चाहिए उससे। उसने अपने कपड़े बदले और अपने स्टूडेंट से बोला, राहुल जाकर संत बीस्ट को ले आओ, मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम भी साथ चल रहे हो। इस पर राहुल ने पूछा, वो तो ठीक है टीचर, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? हॉल मास्टर दिलीप ने जवाब दिया, मैं किंगडम पैक्ट जा रहा हूँ एक ज़रूरी काम से। संत बीस्ट उसका पालतू बीस्ट था और उसकी स्पीड बिजली जैसी थी। एक ही दिन में वो लाखों किलोमीटर तक जा सकता था। किंगडम पैक्ट वैसे भी यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए उड़कर जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन बीस्ट पर गए तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। और फिर जल्दी ही सारी तैयारियां कर दोनों बीस्ट की पीठ पर सवार होकर चल पड़े किंगडम पैक्ट की ओर। एक तरफ 6 स्टार एक्सपर्ट दिलीप किंगडम पैक्ट की ओर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ लाइट सेक्ट का लीडर लोकेशन सैनी इंद्रसेन के सामने थर थर काँप रहा था। वो जानता था कि जब इंद्रसेन ने गर्व को नहीं छोड़ा तो उसे क्यों छोड़ेगा, इसलिए खुद ही आगे आकर बोला, सीनियर मैं अपनी गलती मानता हूँ और सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनते इंद्रसेन सिर उठाकर बोला, अच्छा है जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे बटलर की इंसल्ट करने और मेरे जूनियर को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूं, लेकिन मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, इसलिए तुम खुद ही अपने आप को मार डालो। अपने आप को मार डालो? उसके होश उड़ गए। उसे तो लगा था कि सज़ा के तौर पर या तो उसका लाइसेंस छीन लिया जाएगा या फिर उसे टीचर टॉर्चर किया जाएगा, और सज़ा भुगतने के लिए वो तैयार भी था। लेकिन मौत का मतलब तो सब खत्म, उसे अपनी गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। लोकेश गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, तुम चाहते हो कि मैं खुदकुशी करूं? पागल तो नहीं हो गए हो? भले ही मैं कमज़ोर हूं, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं कि खुद को ही मार डालूं। अगर तुम्हें किसी मास्टर टीचर के खून से अपने हाथ गंदे नहीं करने तो मैं भी खुद को माफ़ करता हूँ, अलविदा। वो चिल्लाते हुए घर के बाहर जाने लगा। उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही ख्याल था कि दुनिया बहुत बड़ी है। एक बार इस मनहूस घर से दूर चला गया तो उसे कोई रोकने वाला नहीं था। यही सोच वो तेजी से भागने लगा और पलक झपकते ही गेट के बाहर चला गया। उसे ऐसा करते देख बाकी के लीडर हैरान रह गए, पेपर कैसे आ गया, और बिल्कुल उसी जगह पर मिलते जुलते निशान, उनका एक जैसी टेक्निक करना। अरे हाँ, उसने कभी मास्टर इंद्रसेन और मास्टर विपिन को साथ में तो नहीं देखा। एक आता था तो दूसरा गायब हो जाता था, यानी ये दोनों एक ही थे। शौक से रोमा को चक्कर आने लगे थे, लेकिन किसी का ध्यान रोमा पर नहीं गया। सब अपनी फूटी किस्मत पर जोर रो रहे थे। गर्व रोते हुए बोला, मैं पागल था जो उस लेटर के लालच में आकर ही सही गलत भूल गया। आपने सही कहा मास्टर सेन, मुझे मरना ही चाहिए। लोकेश की लाश देख गर्व को अपने जिंदा रहने की आशा भी नहीं बची थी। जब मास्टर इंद्रसेन लोकेश को मार सकते थे तो उसे भी 1 सेकंड में मार डालेंगे। ऐसे बदनाम होकर मरने से तो अच्छा है कि खुद ही मौत की सज़ा मान ली जाए। उसने हिम्मत करके कहा, मेरी विनती है, मेरी मौत के बाद क्लाउड सेक्ट और मेरे स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए। ये पूरा ऑप्शन मेरे ही कहने पर किया गया था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अपने टीचर को खुद मौत के मुंह में जाते देख विनीत घबरा गया। वो बोला, टीचर आप ये क्या? गर्व जानता था कि इंद्रसेन जैसे मास्टर टीचर से बच पाना नामुमकिन था, इसलिए उसने अपने स्टूडेंट से कहा, और कुछ मत बोलो विनीत, मेरी मौत के बाद मेरी पोजीशन श्रेष्ठ मदान को दे देना।
लेकिन टीचर, विनीत ने फिर से कुछ कहना चाहा, लेकिन गर्व का चेहरा देख रुक गया। फिर हाथ जोड़कर इंद्रसेन से बोला, मास्टर सेन, अगर हम सब अपने गलत कामों का भुगतान स्टोन देकर कर सकते हैं तो क्या क्लाउड सेक्ट मेरे टीचर की लाइफ 100 मिडिल लेवल स्पिरिट स्टोन से नहीं बचा सकता? अपने स्टूडेंट को ऐसे बात करते देख गर्व ने उसे डांटा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसी बड़े मास्टर टीचर से इस तरह सौदा करना उस टीचर की बेइज्जती होता था, और उसका ये नामाकूल स्टूडेंट ऐसा करके अपने टीचर के साथ साथ कहीं पूरे क्लाउड सेक्ट पर ही मुसीबत ना ले आए। फिर भले ही स्टोन के बदले जान बख्शने की बात तुमने सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम एक साथ इतने सारे मास्टर टीचरों को मरते हुए देखना नहीं चाहते थे, लेकिन सामने वाला 8 स्टार मास्टर टीचर था और तुम इतने बड़े एक्सपर्ट को स्टोन का लालच दे रहे हो। मती मारी गई है क्या तुम्हारी? गर्व अभी सोच ही रहा था कि विनीत के सौदे वाली बात से इंद्रसेन को कैसे शांत करेगा कि तभी इंद्रसेन बोला, 100 से 150 स्टोन कर दो तो फिर मैं इसकी जान बख्श दूंगा। क्या? गर्व से रिलाने लगा, मानो कान में फंसा मैल निकाल रहा हो, क्योंकि उसे शायद कुछ अजीब बात सुनाई दे रही थी जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता था। 150 स्टोन? इंद्रसेन ने बात दोहराई। फिर सख्ती से कहा, क्यों ज़्यादा लग रहे हैं? छोड़ो, नहीं देने तो मर ही जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम दे देंगे। गर्व तुरंत बोल पड़ा, मिडिल लेवल स्पिरिट स्टोन कीमती तो होते थे लेकिन उसकी जान से ज़्यादा नहीं, और वैसे भी क्लाउड सेक्ट ने पिछले कुछ सालों में बहुत दौलत कमाई थी, इसलिए 150 स्टोन उनके लिए बहुत बड़ी कीमत नहीं थी। वो तो शुक्र है कि इतने में मास्टर इंद्रसेन मान गए, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन गर्व कुछ उदास भी था, क्योंकि 150 स्टोन में ज़िंदगी बख्श देने का मतलब ये भी था कि उसकी लाइफ सिर्फ 150 स्टोन के बराबर थी। इतनी छोटी। खैर, फिर उसने पूरे 150 स्टोन निकाले और मास्टर इंद्रसेन को दे दिए, ना एक कम ना एक ज़्यादा। स्टोन देख इंद्रसेन ने सिर हिलाया और सभी स्टोन अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लिए। फिर बोला, तुम जा सकते हो, और बाकी के तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? पेमेंट करो और भागो यहाँ से। एक एक करके सभी जल्दी जल्दी आगे आए और पेमेंट करके जाने लगे। सबको जाने की जल्दी तो ऐसी थी मानो पीछे सांड पड़ा हो, और जब सभी घर के दूर पहुँच गए तभी उन्होंने राहत की सांस ली। जब भी वो लोकेश की लाश को याद करते तब उनकी रूह कांप जाती। लोकेश तो फालतू ही मारा गया, चुपचाप गलती मान लेता और स्टोन दे देता तो ऐसे कुत्ते की मौत न मारा जाता। एक बात तो पक्की हो गई थी कि मास्टर इंद्रसेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो लोग जिए या मरें, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई 1 स्टार मास्टर टीचर जिए या मरे। घर से काफ़ी दूर चले आने के बाद गर्व ने चैन की सांस ली और अपने स्टूडेंट से बोला, विनीत, वापस जाकर सबसे कह देना कि मास्टर विपिन, उसके स्टूडेंट, यहाँ तक कि किंगडम पैक्ट की आम जनता से भी कोई पंगा ना ले। हालत चाहे जो भी हो, खुद को शांत रखने की कोशिश करें। मास्टर इंद्रसेन जैसे इंसान से हम झगड़ा नहीं मोल ले सकते। हम क्या शेखपुरा और अरिस्टी भी उससे गुस्सा दिलाने की गलती नहीं कर सकते। रैंक तो छोड़ो, वो सिर्फ अपने लेवल से ही किसी भी जगह पर बन जाएगा। सबसे खतरनाक विनीत सुनते ही थर थर काँपने लगा। किंगडम पैक्ट की ही तरह क्लाउड सेक्ट भी बिना रैंक वाला देश था। उसके ऊपर थे टियर 2 के शेखपुरा, उसके ऊपर टियर 1 का अरिस्टी, और उसके बाद टाइटल देश। उसने आगे पूछा, पर उस लेटर का क्या? हम तो उसे ही लेने आए थे ना? गर्व ने उसे एक चपत लगाई और कहा, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आए हो और अब भी लेटर की पड़ी है। उस लेटर को हम भूल ही जाएं तो हमारे लिए बेहतर है। वैसे भी बड़े मास्टर टीचरों के मामले में टांग अड़ाई तो हमारा सेक्ट खतरे में पड़ सकता है। जी, विनीत ने सिर हिलाया। तब गर्व आगे बोला, और हाँ, आज के बाद उस लोकेश के सेक्ट लाइट सेक्ट से भी दूरी बना कर रखना। उन्होंने तो ओखली में अपना सिर दे ही मारा है। अगर उनके साथ गए तो कहीं हम भी ना मारे जाएं। इस दुनिया में रहने के लिए दुनिया के उसूल मानने ही पड़ते थे। इंसान को पता होना चाहिए कि इस दुनिया में उसकी जगह क्या है, ताकि शांति से ज़िंदगी जी सके। और ये तो नियम था कि बड़े मास्टर टीचर के मामले में उंगली ना की जाए, वरना क्या पता गुस्से में ही उन्हीं पर हमला हो जाए। मास्टर टीचर हॉल भी इसी डर से उनसे दूर रहता था। बड़े मास्टर टीचर के बारे में चुगली करने का मतलब था अपने देश को खतरे में डालना, और ऐसा काम कोई समझदार इंसान कभी नहीं करेगा। यही वजह थी कि क्यों गर्व ने लाइट सेक्ट से दूर रहने के लिए कहा था। जैसा गर्व ने अपने स्टूडेंट से कहा, ठीक वैसा ही बाकी के सेक्ट में भी हो रहा था। मास्टर इंद्रसेन के आने से उनके ऊपर प्रेशर कई गुना बढ़ गया था।
वो नहीं चाहते थे कि किसी बेवकूफ़ की फिसलती जबान के चलते उनके सेक्ट पर कोई मुसीबत आए। इस तरफ उनके चले जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया था। जो 14 सेक्ट लीडर बड़े जोश जोश में वहां आए थे वो हवा निकलते ही चले गए। बचे थे तो सिर्फ कुछ लोग, पैक्ट हेड, हॉल मास्टर जॉय, विपिन के स्टूडेंट मास्टर अमित, मास्टर अहमद, मोहन और सीमा। तभी किसी एक्सपर्ट की तरह मास्टर इंद्र सेन ने उन सभी से कहा, तुमने अच्छा काम किया। मैं फ्री होते ही तुम्हारे ब्रांच में एक लेक्चर देने आऊँगा। थैंक यू मास्टर सेन। लेक्चर का नाम सुनते ही हॉल मास्टर जॉय के मन में लड्डू फूटने लगे। 8 स्टार मास्टर टीचर का एक लेसन भी उनकी कई सालों की मेहनत के बराबर था। ऐसा लेसन तो लोगों को जिंदगी भर में भी नहीं मिल पाता था। इंद्र सेन हाथ मिलाते हुए बोला, चलो सब तमाशा खत्म हो गया तो तुम लोग भी जा सकते हो। जी। इतना कहकर सब मुड़कर जाने लगे। तभी पीछे से इंद्र सेन की आवाज़ आई, रुको, जाने से पहले उन्हें तो छुड़ा दो। विपिन के स्टूडेंट और मोहन का मुंह देखकर उस सेक्ट लीडर गर्व ने अपनी एनर्जी से बंद किया था। हैरानी तो इस बात की थी कि इतना छोटा सा काम वो उन्हें करने को कह रहे थे। वह ऐसे होते हैं असली एक्सपर्ट जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। पर उन बेचारों को ये कौन बताया कि इंद्र सेन ऐसा एक्सपर्ट होने की वजह से नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे ये काम करना आता ही नहीं था। इस बात से अनजान हॉल मास्टर जॉय ने सबको छुड़ाया, उन्हें चोट ठीक करने के लिए कुछ गोलियां दी और फिर हाथ जोड़कर कहा, तो हम चलते हैं। इंद्र सेन ने सिर उठाया और लगा उड़ने। और फिर से उड़ते देख सबने रिस्पेक्ट में अपना सिर झुकाया ही था कि तभी दूर से उन्हें कुछ आवाज़ आई। ओई माँ! सिर उठाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मास्टर इंद्र सेन कब के चले गए थे। बचा था तो सिर्फ नीला आसमान। उनमें से एक बोले, कहीं मास्टर सेन गिर तो नहीं गए। तभी दूसरा बोला, पागल हो क्या, ऐसा महान इंसान गिर कैसे सकता है, वो ज़रूर तेज़ी से चले गए होंगे। मास्टर इंद्र सेन के जाने के बाद जहां बाकी लोग अभी भी इंद्र सेन की ताकत की तारीफें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रोमा सीधे आंगन में भागी और इंद्र सेन को ढूंढने लगी। जब बाकी के लोग अपनी अपनी चोटें ठीक करने में लगे हुए थे तब वो नजरें गड़ाए मास्टर इंद्र सेन को देख रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह मास्टर इंद्र सेन का चेहरा फीका पड़ा और किस तरह वो धरती पर गिरे। अगर वो सच में 8 स्टार मास्टर टीचर होते तो इतने कम टाइम में थक कर गिरते क्यों। मास्टर विपिन ने ज़रूर कोई खास तरीका इस्तेमाल किया होगा थोड़ी देर उड़ने के लिए। ऐसा सोच बाहर जाकर रोमा ने वहीं पर मास्टर इंद्र सेन को ढूंढना शुरू किया जहाँ उसने उन्हें गिरते हुए देखा था। लेकिन वहाँ तो सिर के बराबर सिर्फ एक गड्ढा था और कुछ नहीं। उसने आसपास देखा और बड़बड़ाई, वो गए कहाँ। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा थका लेने की वजह से मास्टर इंद्र सेन ऊंचाई से गिर गए थे। इसका मतलब वो ज़रूर घायल हुए होंगे। तो ऐसी घायल हालत में गए कहाँ। रोमा को उनकी चिंता होने लगी थी। तभी एक आवाज़ है, रोमा, खुद की चोटें ठीक करने की बजाय तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने मुड़कर देखा मास्टर विपिन थोड़ी ही दूरी, वरना बाहर मौजूद वो एक्सपर्ट मास्टर टीचर एक सेकंड में समझ जाते कि सामने खड़ा इंसान कोई 8 स्टार मास्टर टीचर नहीं था, वो तो 4 स्टार मास्टर टीचर के बराबर भी नहीं था। भूत की मदद से ही विपिन सबके सामने संत बनकर आ पाया था। शुरू से ही संत होने की एक्टिंग की, इसलिए ये सब हो पाया, वरना एक सेकंड में राज खुल जाता उसका। रही बात गर्भ को घायल करने की, तो वो तो उसे आत्मज्ञानी होने की वजह से आ गई थी। अगर उसे वो सब ना आता होता तो घायल तो क्या, वो उसे हिला भी ना पाता। बाकी रही बात आत्मिक ट्रांसफ़र और ब्लड लाइन एवोल्यूशन की, तो वो तो बहुत आसान था। ऐसा वो पहले भी तो कर चुका था। सब कुछ परफेक्ट था सिवाय इस कमबख्त उड़ान टेक्निक के, जो ज़रूरत से ज़्यादा उसकी एनर्जी खींचती रहती थी। अपना पूरा जोर लगाकर भी वो हद से हद सिर्फ 10-12 मिनट तक ही उड़ सकता था और इसलिए ही एनर्जी ख़त्म होते ही वो नीचे आ गिरा। ये तो अच्छा हुआ उस वक्त कोई आसपास नहीं था, वरना उसकी इमेज की तो धज्जियाँ उड़ जाती और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। वो मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, ये क्या क्या झेलना पड़ रहा है मुझे। एक पल सब उसे डर और इज्जत से देखते हैं और अगले ही पल वो गधों की तरह धरती पर गिर जाता है। इन दोनों विपिन के अंतर से कहीं उसकी जान ना चली जाए। ये तो अच्छा हुआ कि धमकी देते वक्त वो गिरा नहीं। अगर वहीं पर गिर जाता तो भगवान ही मालिक होता उसका। जिसे वो धमकी दे रहा था वही लोग मिलकर उसे ऐसे धोते कि पूछो मत। मुझे जल्दी से जल्दी अपना डुप्लीकेट बनाना होगा। अगर रोमा को समझ आ गया है तो बाकी लोगों को भी आ जाएगा और ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। डुप्लीकेट क्लोन होगा तो कम से कम साथ में दोनों खड़े तो हो सकेंगे और कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। विपिन मन ही मन बड़बड़ाया और फिर खुद से ही बोला, लेकिन उससे पहले मुझे लेवल बढ़ाना होगा अपना।
विपिन अपना लेवल बढ़ाने की ठान चुका था और इसलिए बिना देर किए उसने अपनी कलाई घुमाई और कई सारे मिडिल लेवल स्प्लिट स्टोन निकाल कर बैठ गया लेवल बढ़ाने। फॉर्मेशन के जरिए एनर्जी सीधे उसके अंदर जा रही थी। एनर्जी मिलते ही उसकी चोट भी ठीक होने लगी। आराम इतना मिल रहा था कि विपिन की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। पिछले 2 महीने से बिना स्टोन के वो भिखारी बना हुआ था। बिना एनर्जी के ऐसा लग रहा था जैसे कोई चूस चूस कर उसकी एनर्जी बाहर निकाल रहा हो। अब कहीं जाकर उसे आराम आया था। इतने अच्छे से लेवल बढ़ाए हुए उसे ना जाने कितना लंबा टाइम हो गया था। लेकिन अगली बार विपिन कंगाल होने तक इंतजार नहीं करेगा। मौका मिलते ही स्टोन इकट्ठा करता रहेगा ताकि ज़रूरत के वक्त काम आ सके। और इस तरह बहुत जल्द एनर्जी के बहाव में उसका लेवल तेजी से बढ़ने लगा। 10 मिनट में ही वो ट्राइवर्सिंग स्टेज 2 के टॉप में पहुंच गया और फिर ट्राइवर्सिंग स्टेज 3 में भी आगे बढ़ने लगा। लगभग 2 घंटे बाद विपिन स्टेज 3 के भी टॉप में पहुंच गया था और अब उसकी कुल ताकत स्टेज 4 के सब स्टेज 1 के एक्सपर्ट के बराबर हो गई थी। अगर इसके साथ उसकी आत्मा की एनर्जी की ताकत और उसकी बाहरी बॉडी की ताकत मिला दी जाए तो वो आसानी से स्टेज 5 के सब स्टेज 2 के एक्सपर्ट से भी लड़ सकता था। तभी उसे क्लोन की याद आई। अब जल्दी से लोटस से क्लोन बना लेता हूँ। उसने लोटस निकाला और उसमें अपनी एनर्जी डालने लगा। तभी आवाज़ आई, मुझे अब क्यों मार रहे हो? एनर्जी जाते कमरे में बैठा भूत कटते बकरे की तरह चिल्लाने लगा। ओह, माफ़ करना, मैं भूल गया था तुम अंदर हो। विपिन बुदबुदाया। जल्दी जल्दी के चक्कर में विपिन वाकई भूल गया था कि कमल के अंदर भूत अटका हुआ था और भूत उसकी एनर्जी से बहुत डरता था। ये सुन भूत का रोना निकल आया। वो रोते हुए बड़बड़ाने लगा, तुम्हें बचाने के लिए अभी अभी मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी और इतनी जल्दी मुझे भूल भी गए? मेरे अलावा तो सब कुछ याद रहता है तुम्हें। इस पर विपिन शर्माते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें निकाल देता हूँ। बोलो, बाहर रहे लोग या रोबोट उधार दूँ? ये सुनते ही भूत ने अपना सिर पीट लिया। मेरा ही रोबोट मुझे उधार देने की बात कर रहा है? बड़ा बेशर्म है ये। विपिन ने पहले ही उसे बाहर निकालने का तरीका सोच लिया था, जो था आत्मा का टेक्निक। शांत से बैठकर विपिन ने अपनी बॉडी से आत्मा बाहर निकाली और फिर भूत के बताए तरीके से अपनी आत्मा के 2 हिस्से करने लगा। वैसे भी विपिन को एक हिस्सा लोटस में डालना ही था क्लोन बनाने के लिए, तो क्यों ना पहले ही उसके अंदर चले जाएं। ऐसा सोच उसने अपनी आत्मा के 2 हिस्से कर दिए। पिछली बार आकाश के लिए उसे सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन इस बार दर्द असहनीय था। ऊपर से इस बार ये करना रिस्की भी था। एक छोटी सी गलती भी पूरी की पूरी आत्मा को ख़त्म कर सकती थी। मर गए, लगता है मुझसे भी नहीं हो पाएगा। मैंने जल्दबाजी तो कर दी। अचानक से दर्द बढ़ने पर विपिन के दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगे। विपिन का भरोसा टूट रहा था, लेकिन फिर उसने हिम्मत रखी और आत्मविश्वास से बोला, हार मत मान विपिन, बस थोड़ा सा और। उसने पूरा जोर लगा दिया और जल्दी ही उसकी बॉडी बड़ी सी आत्मा 2 नॉर्मल साइज की आत्मा में बट गई। काम खत्म होते विपिन हाँफने लगा। वो बहुत ज़्यादा थक गया था और काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। इस बार असर पहले से कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा था। विपिन ने अपनी आत्मा की एनर्जी देखी। इस बार डैमेज इतना था कि उसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे और उन 2 महीनों में उसे ऐसा कोई काम नहीं करना होगा जिससे उसकी आत्मा की एनर्जी ख़त्म हो या फिर उसके घाव और बढ़ जाएं। लगता है कुछ टाइम के लिए मैं अपनी आत्मा की एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। वो मन ही मन बड़बड़ाया। उसकी आत्मा 2 हिस्सों में बट गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक था। एक बार दोनों हिस्से अच्छे से बड़े होने लगे तो वो सारा दर्द भूल जाएगा। इन दोनों हिस्सों के माइंड जुड़े हुए थे। दोनों सिर्फ सोचकर ही एक दूसरे से बात कर सकते थे। एक का पढ़ा हुआ दूसरे को भी आता था और दूसरे का सीखा हुआ पहले को। यानी विपिन अब एक बारी में 2 काम एक साथ कर सकता था। बस देर थी तो तालमेल बैठाने की। और एक बार जब सब सेट हो गया तो 1 2 नहीं 4 5 से भी ज़्यादा बन जाएंगे और टाइम के साथ साथ दोनों की ताकत बढ़ती जाएगी। अब इसके लिए बॉडी तैयार करता हूँ। ऐसा सोच विपिन ने आत्मा को कमल के अंदर जाने को कह दिया और वो तुरंत चली गई। कमल को छूते ही विपिन को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा को कोई अंदर खींच रहा था। उसे लगने लगा जैसे अगर उसने आगे कदम रखा तो काले गर्त में गिर जाएगा और फिर कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तभी विपिन को कमल के पास ही थोड़ी दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, जो उसे देखकर झुका और बोला, मास्टर, मैं हूँ मल्हार सेठी, वही आत्मज्ञानी भूत। तुम ही वो भूत हो? विपिन हैरान रह गया। फिर बोला, मुझे तो लगा था कि तुम बूढ़े होंगे और तुम्हारी सफ़ेद दाढ़ी होगी। आखिरकार तुम सदियों से इसके अंदर जो फंसे हो, लेकिन तुम तो 30 साल के स्टूडेंट जैसे लग रहे हो। क्या ये तुम्हारी असली पहचान है?
हाँ, वैसे तो आत्माएं कोई भी रूप ले सकती हैं, लेकिन आत्मज्ञानी की शक्ल हमेशा के लिए वैसी ही रह जाती है जैसी वो पहली बार बॉडी से निकलने पर थी, और ये ऐसी ही रहेगी, फिर चाहे मैं आगे 10,000 साल तक और जिंदा क्यों न रहूं। भूत मल्हार ने बताया। अच्छा, विपिन ने सिर हिलाया और फिर हंसते हुए कहा, चलो अच्छी बात है, तुम हमेशा के लिए जवान हो गए। वैसे अब मैं तुम्हारी जगह लेने आ गया हूँ, तो तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन इस वक्त मेरे पास तुम्हारे लिए कोई खाली बॉडी नहीं है, इसलिए फ़िलहाल के लिए तुम रोबोट में चले जाओ। अगर ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ, पूरा यानी 100%, मतलब तुम ट्राइवर्सिंग स्टेज 9 के एक्सपर्ट बन सकते हो। विपिन हैरान रह गया। हाँ, मल्हार ने सिर हिला दिया। ये देख विपिन की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। क्या बात है, इसका मतलब अब उसके साथ एक स्टेज 9 का एक्सपर्ट था। ऐसे एक्सपर्ट के होते हुए कोई उसकी डबल आइडेंटिटी मास्टर इंद्रसेन पर शक नहीं करेगा। इसलिए उसने मल्हार को इंस्ट्रक्शन दी, तुम जाकर गेट पर खड़े हो जाओ और किसी को अंदर मत आने देना। मैं अपना क्लोन बनाने वाला हूँ और बीच में कोई रोक टोक नहीं चाहता। जी। मल्हार ने सिर झुकाया और कमरे के बाहर चला गया। अकेला होते ही विपिन ने अपना पूरा ध्यान कमल पर लगा दिया। उसने कमल में अपनी एनर्जी डालनी शुरू कर दी। जो एनर्जी मल्हार के लिए घातक थी, वही एनर्जी कमल के लिए वरदान साबित हुई और धीरे धीरे कमल का काला रंग सफ़ेद होने लगा। कमल के सफ़ेद होने का मतलब था कि वो ठीक से बड़ा हो रहा था, लेकिन जल्दी ही विपिन को पता चला कि इस कमल को पूरी तरह सफ़ेद करने के लिए उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। शुक्र है इस बार उसके पास मिडिल लेवल स्प्लिट स्टोन की कमी नहीं थी, इसलिए बिना रुके विपिन उसे एनर्जी देता गया और कुछ टाइम बाद कमल पूरा सफ़ेद हो गया। कमल के नए रूप को देख विपिन मंत्रमुग्ध हो गया। पहले का काला कमल जहाँ शैतान का हथियार लग रहा था, वहीं ये सफ़ेद कमल ऐसा लग रहा था मानो सीधे स्वर्ग से आया हो। ये तो अच्छा हुआ कि किसी और को इसके बारे में पता नहीं था, वरना इस पर एक नज़र पड़ते ही लोग इसे पाने के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते, फिर चाहे देखने वाला मास्टर टीचर ही क्यों ना हो। विपिन इस कीमती खजाने को खोना नहीं चाहता था, इसलिए तुरंत उसे बदलने में लग गया। मल्हार ने उसे कमल से बॉडी बनाने की कला भी सिखाई थी। उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए विपिन ने पूरे कमल को अपनी एनर्जी से अपनी आत्मा के साथ बांध दिया। जैसे ही बॉन्ड पूरा हुआ, वैसे ही एक परफेक्ट आदमी तैयार हो गया। उसके पैर, फिर जांघें, फिर पेट, फिर हाथ, फिर गर्दन और आखिर में सिर, सब बन गया था। उस नए आदमी की शक्ल हूबहू विपिन से मिलती थी। अपने हम शक्ल को देख विपिन की मुस्कान थम नहीं रही थी। वो काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। उसे बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ भी था और सामने में भी। ये एक ही बारी में दो जगह होने की फीलिंग बड़ी ही अजीब थी। विपिन महसूस कर सकता था कि उसे भी वही सब चीज़ें आती थी जो ओरिजिनल विपिन को आती थी, सभी टेक्निकें, सब ज्ञान, सभी कुछ। पर हाँ, विपिन ये बात भी अच्छे से जानता था कि भले ही वो दिमाग से जुड़े हों, लेकिन उनकी बॉडी अलग अलग थी, इसलिए दोनों का लेवल भी अलग अलग होगा। विपिन ने क्लोन की जांच की। वो अभी भी लेवल 1 पर ही था। इस वक्त उसकी ताकत सिर्फ उसकी आत्मा से आ रही थी। विपिन ने सबसे पहले उसे कपड़े पहनाए। ऐसे बिना कपड़ों के तो नहीं घूम सकता था ना वो। उसके बाद शांति से बैठकर उसका लेवल बढ़ाना शुरू किया। गुड गुड गुड। विपिन ने उसे भी स्वर्ग की ध्यान कला टेक्निक से लेवल बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ अटक रहा था। ये तो उसकी अपनी टेक्निक थी, तो फिर ये इस क्लोन पर काम क्यों नहीं कर रही थी? जैसे ही क्लोन इस टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू करता था, वैसे ही विपिन को अपने ऊपर दबाव महसूस होना शुरू हो जाता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल ये प्रेशर उसकी चटनी बना देगा। विपिन को बढ़ते प्रेशर की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बड़बड़ाया, ये क्या नई प्रॉब्लम है? अगर ये टेक्निक काम नहीं करेगी तो मैं अपने क्लोन का लेवल कैसे बढ़ाऊंगा? हमेशा के लिए लेवल 1 पर तो नहीं रह सकता ना मैं। तभी विपिन को याद आया कि स्वर्ग की ध्यान कला टेक्निक उसके स्टूडेंट पर भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें इसी टेक्निक को बदलकर उसे देना पड़ा था। उसमें कुछ गलतियां बनाकर उसकी क्वालिटी कम करनी पड़ी थी ताकि उसके स्टूडेंट्स इसे यूज़ कर सकें। कहीं ये सब स्वर्ग की लाइब्रेरी की वजह से तो नहीं है? विपिन सोच में पड़ गया। स्वर्ग की लाइब्रेरी शुरू से उसके साथ रही थी, शायद इसलिए वो इस टेक्निक को यूज़ कर पाता था, जबकि दूसरों के पास ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं थी। शायद ये नेचर का कोई रूल होगा ताकि गिने चुने लोग ही उसकी असलियत समझ सकें। लगता है मुझे इसमें कुछ बदलाव करने होंगे, विपिन ने सोचा। विपिन पहले भी इस टेक्निक को बदल चुका था, इसलिए उसे बदलाव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई।
और जैसे ही बदली हुई टेक्निक की ट्राई किया वो काम कर गई। गुड गुड गुड। और इस तरह से विपिन एनर्जी लेकर अपने क्लोन का लेवल बढ़ाता रहा। जिस स्पीड से विपिन आगे बढ़ रहा था उसका मुकाबला तो रेनू भी नहीं कर सकती थी। सिर्फ 3 दिन में विपिन लेवल 1 से ट्राइवर्सिंग स्टेज 3 का एक्सपर्ट बन गया। यानी अब क्लोन भी विपिन के बराबर ताकतवर बन गया था। विपिन को अपनी बढ़त पर खुशी तो थी, लेकिन वो जानता था कि थ्योरी और असलियत में फ़र्क होता था। पावर सिर्फ नाम से नहीं आती थी, काम से भी आती थी। इसलिए वो खड़ा हुआ और बोला, चलो देखते हैं तुम कितने पावरफुल हो, आओ एक पंच मारो। क्लोन ने पंच मारा और विपिन मुस्कुराते हुए बोला, बस इतना ही, ये भी कोई पंच हुआ? विपिन ने क्लोन के पंच को अपने पंच से रोका। दोनों पंच की टक्कर हुई और इससे पहले कि विपिन की बात पूरी होती उसे कंधे में ऐसा झटका लगा कि वो उड़कर दीवार में जा घुसा और फिर मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। और फिर सिर उठाकर क्लोन को देख रोनी सूरत के साथ बोला, ये क्या बला है? इधर घर के गेट पर मोहन 2 लोगों से बात कर रहा था। माफ़ करना, लेकिन छोटे मास्टर अभी भी अपने कमरे में ही हैं, वो किसी गेस्ट से नहीं मिल रहे हैं, मोहन ने बताया। ये 2 लोग मास्टर टीचर अखिल और उसके जानकार श्रेष्ठ मेहता थे, जो पहले भी कई बार विपिन के घर आ चुके थे, लेकिन हर बार मोहन उन्हें खाली हाथ वापस भेज देता था। पहल तो वो सिर्फ रोबोट के लिए आते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि विपिन से डरकर बड़े बड़े सेक्ट लीडर भी चले गए थे, तो अब तो वो चाहते थे कि विपिन से दोस्ती कर ली जाए। श्रेष्ठ मेहता ने रिक्वेस्ट की, मैं जानता हूँ मोहन भाई, लेकिन टूर्नामेंट कल शुरू होने वाला है, इसलिए कम से कम आज तो मास्टर विपिन को बाहर आना ही पड़ेगा ना। हाँ जानता हूँ कल टूर्नामेंट है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आज छोटे मास्टर बाहर आएंगे या नहीं। मोहन ने भी उन्हें साफ साफ बता दिया। जब से विपिन घर में वापस आया था तभी से उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। उस दिन को आज आधा महीना बीत चुका था, लेकिन किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। उस दिन के बाद बड़े मास्टर भी किसी को दिखाई नहीं दिए थे। मोहन को ये तक पता नहीं था कि वो दोनों घर में हैं भी या नहीं, तो मीटिंग की गारंटी वो कैसे दे सकता था। श्रेष्ठ मेहता ने कहा, अच्छा लेकिन आप हमारी एक मदद तो कर दीजिए प्लीज़। जब भी मास्टर विपिन बाहर आएँ हमें एक संदेश भिजवा दीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि मुझे रोबोट लेने में कितना इंटरेस्ट है। मोहन ने फिर मना कर दिया, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मीटिंग होगी या नहीं ये छोटे मास्टर की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो आपसे नहीं मिलना चाहते तो मैं उन्हें कैसे फोर्स कर सकता हूँ? हाँ वो बात भी है, मास्टर विपिन जैसे एक्सपर्ट हर किसी आने वाले से तो मिल नहीं सकते ना। श्रेष्ठ मेहता ने मोहन की हाँ में हाँ मिलाई। मोहन भी बोला, वही तो कह रहा हूँ मैं तब से, छोटे मास्टर बहुत बिजी रहते हैं। कुछ दिन पहले क्लाउड सेक्ट लीडर गर्भ भी उनसे मिलने आए थे, मुझे उन्हें भी भगाना पड़ा। श्रेष्ठ मेहता का मन तो कर रहा था कि यहीं डेरा डाल ले, लेकिन क्या करें, घर भी तो अपना नहीं था कि यहीं पर बस जाए, और मोहन की बात को टाला भी तो नहीं जा सकता था। उस दिन से ही मोहन की स्टैंडिंग देश में बढ़ने लगी थी, लोग उसकी और भी ज़्यादा इज्जत करने लगे थे। यहाँ तक कि पैक्ट हेड और हॉल मास्टर जॉय भी उससे इज्जत से बात करते थे। मोहन को भी ये सब खूब जच रहा था। अभी कुछ दिन पहले जब वो गर्भ दोबारा आया था तो मोहन के कुछ करने से पहले ही गेट पर खड़े गार्ड ने उसे डंडे दिखा वापस भगा दिया था। श्रेष्ठ मेहता ये सब जानते थे, इसलिए मोहन से फिर बोले, मास्टर विपिन आगे चलकर बड़े काम करने वाले हैं, तब उनसे मिलना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि आप उनसे मेरे बारे में बात कर लीजिए। लेकिन इससे पहले कि उनकी बात ख़त्म होती एक बड़ा सा धमाका हुआ और कोई उड़ता हुआ आंगन में आ गया। किसी अनजान को ऐसे हल्ला मचाते देख श्रेष्ठ मेहता को लगा कि उसे आगे जाना चाहिए, शायद इससे इम्प्रेस होकर मोहन उसकी सिफारिश कर देगा, इसलिए वो गुस्से से आगे बढ़े। बदतमीज़, मास्टर विपिन के घर में ऐसे घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तभी मोहन दौड़ता हुआ उस गिरे हुए इंसान के पास जाकर उसे उठाने लगा। छोटे मास्टर क्या हुआ? ये सुन श्रेष्ठ मेहता के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। वो धीमे से बुदबुदाए, छोटे मास्टर, ये मास्टर विपिन है। शौक के मारे उसे चक्कर आने लगे थे। ये गंदा भिखारी सा दिखने वाला इंसान मास्टर विपिन था। उसने तो सुना था कि वो बड़े प्रभावशाली थे, लेकिन इस मिट्टी खाते हुए धूल से सने इंसान में प्रभाव कहाँ ढूंढूं? उसने अखिल की तरफ देखा, शायद वही कुछ समझा पाए, लेकिन उस बेचारे का भी कन्फ्यूजन से यही हाल था। आज तक जब भी वो विपिन से मिला था तब हर बार उसने विपिन को बड़े रुआब में देखा था, लेकिन उसका ये मैला कुछ बेचना भी नहीं चाहता था। लेकिन इन्हें मना कैसे करे? उसे चुप देख श्रेष्ठ मेहता हिचकिचाते हुए आगे आए और बोले, मास्टर विपिन, मैं स्नो सेक्ट का श्रेष्ठ हूँ। आप मास्टर टीचर अखिल से तो पहले मिल ही चुके हैं, है ना? विपिन ने हाथ झाड़े और कहा, हाँ, हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, आपसे भी मिलकर खुशी हुई।
फिर सिर खुजाते हुए बोला, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मेरे पास पहले 3 रोबोट थे, लेकिन आपने आने में देर कर दी। उन्हें तो मैं कब का बेच चुका हूँ। सारे बिक गए। सुरेश मेहता ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने टाइम तक इंतज़ार करने के बाद उन्हें ये जवाब सुनने को मिलेगा। विपिन हाथ जोड़कर बोला, हाँ, ये तो आपको भी पता है कि ये रोबोट आत्मज्ञानी लोगों के सीक्रेट से जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसे बहुत लोग हैं जो इन्हें लेना चाहते हैं, और मेरे पास तो सिर्फ 3 ही थे, तो बिक गए। विपिन के ये कहने की देर थी कि तभी एक पहाड़ सा रोबोट दौड़ते हुए आया। छोटे मास्टर, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? वो रोबोट तो गेट के बाहर खड़ा उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे फिर भी छोटे मास्टर उड़ते हुए बाहर आ गए, इसलिए घबराहट में वो इधर आ गया। जिंदा रोबोट को सामने देख श्रेष्ठ मेहता के पसीने छूट गए। वो बड़बड़ाया, ये तो जिंदा आत्मज्ञानी रोबोट है। भाई, अभी तो तुमने कहा कि सब बिक गए, तो ये जिंदा कैसे चल के आ रहा है? अब विपिन को क्या पता था कि उसके झूठ बोलते ही ये नालायक यहाँ चला आएगा। सारे किए किराए पर पानी फेर दिया इसने तो। अब क्या जवाब दे इन्हें? शर्म से लाल विपिन को जो बहाना सबसे पहले सूझा वही बक दिया। ये रोबोट नहीं है, ये तो मेरा गार्ड है। इसने खास लड़ाई टेक्निक प्रैक्टिस की है, इसलिए ये दिखने में ऐसा हो गया है। लड़ाई टेक्निक? श्रेष्ठ मेहता ने सीधे मुँह पूछा, और इधर अखिल भी हैरान था। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें विपिन की एक भी बात पर भरोसा नहीं था। विपिन को क्या वो दोनों अंधे दिखाई दे रहे थे? श्रेष्ठ मेहता ने तो इसी रोबोट को कई दिन तक जांचा परखा था, वो इसे कैसे नहीं पहचाने? कोई उल्लू भी रोबोट और गार्ड में फ़र्क बता सकता था, और वो दोनों तो मास्टर टीचर थे, उन्हें कैसे न पता चलता? लेकिन फिर भी एक बात साफ थी कि विपिन इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, और सवाल करने की पोजीशन में तो वो दोनों भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने भी बस यूं ही सिर हिला दिया, ठीक है। फिर थोड़ी देर और बातें करने में उन्हें विश्वास हो गया कि विपिन सच में रोबोट नहीं बेचना चाहता, इसलिए दोनों निराश होकर चले गए। लेकिन उनके जाने से पहले विपिन ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वो रोबोट वाली बात किसी से ना कहें। श्रेष्ठ मेहता और अखिल उन दोनों के गेट के बाहर जाते ही विपिन ने भूत मल्हार पर धावा बोल दिया। वो चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? ऐसे ही बाहर चले आए? आने से पहले सोचा नहीं कि कोई तुम्हें पहचान लेगा? मैंने सोचा नहीं, भूत मल्हार हकलाते हुए बोला। आत्मज्ञानी रोबोट का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव था। उसका बाहर आना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। अगर किसी ने उसे ऐसे भागते हुए देख लिया तो पूरे शहर में बवाल मच जाएगा, और मास्टर टीचर हॉल जांच के लिए विपिन का गला दबाने लगेगा। लेकिन बेचारे भूत मल्हार की भी क्या गलती? वो सदियों से उस कमल में बंद था, और जब वो अंदर फंसा था तो आत्मज्ञानी बड़े अच्छे से आम जनता के बीच रहा करते थे। उसे डरते देख विपिन ने गहरी सांस ली। वो भी समझता था कि भूत मल्हार ने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा, इसलिए उसने आराम से पूछा, क्या तुम किसी तरह अपनी सूरत और अपनी पावर छिपा सकते हो? भूत मल्हार ने थोड़ा सोचकर कहा, एक तरीका है तो, लेकिन उसमें कुछ दिन लग जाएंगे। अच्छा है, तो फिर अगले कुछ दिनों तक लोगों की नज़रों से दूर रहना और उस टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश करना, विपिन ने उससे कहा। और फिर मुड़कर मोहन से बोला, मोहन, पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ तो नहीं? और बस मोहन ने रिपोर्टिंग चालू कर दी। छोटे मास्टर बड़े मास्टर के चले जाने के बाद बाकी के सेक्ट लीडर शांत हो गए हैं। आसपास के देश भी हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, इसलिए शहर में काफ़ी शांति है। हॉल मास्टर जॉय, पैक्ट हेड और राजकुमारी रोशनी आपसे कई बार मिलने आ चुके हैं। और हाँ, उस दिन के झगड़े की फसाद राकेश, उसे सेक्ट लीडर गर्व ने मार दिया है। राकेश की मौत की खबर सुनकर विपिन ने राहत की सांस ली। असल में विपिन खुद भी उस राकेश नाम के टाइम बम से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन मास्टर इंद्रसेन का सच सबके सामने ना आ जाए, इस डर से उस दिन वो कुछ नहीं कर पाया था। चलो अच्छा है, छुटकारा मिला उससे। और कुछ? विपिन ने आगे पूछा। मोहन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, अरे हाँ, मैं सबसे ज़रूरी खबर तो देना भूल ही गया। उस दिन में आकाश भी उठ जाएगा। उसके बाद सिर्फ मास्टर टीचर टूर्नामेंट ही। तभी एक आवाज़ आई अरिस्टी से, हॉल मास्टर 6 स्टार मास्टर टीचर दिलीप सेठी मास्टर इंद्रसेन से मिलना चाहते हैं। 6 स्टार मास्टर टीचर का नाम सुनकर विपिन के तोते उड़ गए। किंगडम पैक्ट का सबसे बड़ा मास्टर टीचर तो 4 स्टार था ना, तो ये 6 स्टार कहाँ से टपक पड़ा? 6 स्टार मास्टर टीचर बनने के लिए इंसान को कम से कम ट्राइवर्सिंग स्टेज 9 का एक्सपर्ट होना चाहिए। इसका मतलब जो बंदा आया था वो शायद असली संत था। मतलब एक असली संत उससे मिलने आया था। मर गए, विपिन ने मन ही मन सोचा। 5 स्टार मास्टर टीचर के सामने एक्टिंग करके ही उसका सिर दर्द हो जाता था।
पूरे वक्त वो यही सोचता रहता था कि उससे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे सामने वाले को उसकी असलियत पता चल जाए। पर एक संत के सामने ऐसा करना, बाप रे बाप। मास्टर टीचर होने का ढोंग करना मास्टर टीचर के उसूलों के खिलाफ था। अगर पकड़ा गया तो उसी पल मारा जा सकता था। विपिन सिर पकड़कर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा। लगता है मास्टर इंद्रसेन के आने की खबर सबको पता चल गई। अब कैसे निपटूं इस मुसीबत से। वो इतना पावरफुल भी नहीं था कि किसी संत को बेवकूफ़ बना सके, ना ही उसे वापस जाने के लिए कह सकता था। तो फिर करे भी तो करे क्या? क्यों ना कह दूं कि इंद्रसेन यहाँ है ही नहीं। ऐसा सोच विपिन ने हिम्मत की ही थी कि तभी उसे मोहन की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो गेट के पास पहुँच भी गया था और अब हॉल मास्टर दिलीप पर ही चिल्ला रहा था। ये क्या तमाशा लगा रखा है? आराम से भी बोल सकते हो ना, गला क्यों फाड़ रहे हो? किसी के घर जाकर कैसे बात करते हैं इतना भी नहीं पता तुम्हें? गेट पर इंतज़ार करो, मैं बड़े मास्टर को खबर देता हूँ। और अगले ही पल मोहन अंदर आ गया। विपिन को शौक में देख वो मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं वो खुद को क्या समझता है। 6 स्टार मास्टर टीचर हुआ तो क्या? उसका मतलब ये तो नहीं कि हर जगह चिल्लाएगा। बड़े मास्टर के लिए तो 7 स्टार मास्टर टीचर को भी गेट पर चुपचाप खड़ा होना पड़ेगा। मोहन का जोश देख विपिन को चक्कर आने लगे। ये मोहन भी ना किसी दिन उसे हार्ट अटैक दिला कर रहेगा। हर किसी को डांटता रहता है, देखता भी नहीं कि सामने वाला है कौन। अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा। लगता है आज ये 6 स्टार मास्टर टीचर उसका भांडा फोड़ ही देगा। यहाँ अंदर ही अंदर विपिन का रोना निकल रहा था और उधर मोहन बड़े आराम से उसके पास आकर बोला, छोटे मास्टर बड़े मास्टर आपके साथ थे ना आकाश की बीमारी की डिस्कशन के लिए? क्या? विपिन ने पूछा। आपने रोमा से कहा था कि आप मास्टर सैन के साथ हैं, आकाश के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसा कह मोहन ने उसे याद दिलाया। ओह अच्छा। विपिन को याद आ गया कि आधे महीने पहले उसने रोमा को यही बहाना बताया था उससे पीछा छुड़ाने के लिए। मोहन आगे बोला, तो वो आपके कमरे में है ना, मैं वहीं जाकर पूछ लेता हूँ कि वो इस 6 स्टार मास्टर टीचर से मिलना चाहते हैं या नहीं। मोहन को अंदर जाते देख विपिन ने उसे रोका। रुको, मैं जाकर पूछ लेता हूँ, फिलहाल तुम हॉल मास्टर दिलीप को बैठक हॉल में ले जाओ। ठीक है। मोहन ने सिर हिलाया और बाहर चला गया और इधर विपिन भी मुंह लटकाए अंदर आ गया। अब तो मास्टर इंद्रसेन को बाहर आना ही पड़ेगा। उस मुंह फट मोहन ने सब कबाड़ा जो कर दिया, लेकिन इतने बड़े टीचर के सामने नाटक कैसे किया जाए? उस लेवल का एक्सपर्ट तो 1 सेकंड में उसका ढोंग पकड़ लेगा। इस बार तो भूत मल्हार भी उसका साथ नहीं दे सकता था, ना ही उड़ान टेक्निक उसके कुछ काम आएगी। जिनके लिए ये टेक्निक नई थी उनका काम तो चल सकता था, लेकिन संत के सामने सब फीका पड़ने वाला था। उड़ान टेक्निक और असली उड़ान का फ़र्क करने में उन्हें 2 सेकंड नहीं लगेंगे। विपिन सोचते हुए काफ़ी देर तक चक्कर लगाता रहा। जब कुछ काम कर ही नहीं रहा तो नाटक करके फ़ायदा ही क्या। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई, मास्टर इंद्रसेन के कपड़े पहने और मेन उठा और कमरे से बाहर जाने लगा। और दूसरी तरफ अचानक से दरवाजे दिखाए जाने पर हॉल मास्टर दिलीप के होश उड़ गए। ये क्या हो गया? अभी तो हमने बात भी नहीं की थी। अगर 8 स्टार मास्टर टीचर है भी तो भी इतना घमंड क्यों? मैं भी हॉल मास्टर हूँ, मुझे ऐसे कैसे बाहर फेंक सकते हो? इंद्रसेन लगभग बाहर चला ही गया था कि हॉल मास्टर दिलीप ने उसे रोका। सच कहूँ मास्टर सेन, तो मुझे अपनी प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और उस संदर्भ में मैं आपसे गाइडेंस मांगने आया था। और बस उसका आइडिया काम कर गया। इंद्रसेन रुक गया, लेकिन बिना मुड़े ही कहा, बोलो। हॉल मास्टर दिलीप ने सवाल किया। हाँ, ये प्रॉब्लम संत लेवल 1 की है। संत लेवल 1 की? इंद्रसेन के तोते उड़ गए। वो ट्राइवर्सिंग लेवल के स्टेज 1, 2, 3 तो अच्छे से बता सकता था, लेकिन संत लेवल, इसका तो नाम ही उसने अभी अभी सुना था, तो इसके बारे में क्या गाइडेंस देगा वो? गाइडेंस तो दूर, वो तो इसका बेसिक भी नहीं बता सकता था। यहाँ इंद्रसेन के गले पर तलवार लटक रही थी। वही हॉल मास्टर दिलीप मन में ठाने बैठा था कि वो बिना इंद्रसेन का टेस्ट लिए वापस नहीं जाएगा। अगर इंद्रसेन इस सवाल का जवाब दे पाया तो ठीक, नहीं तो उसका शक और पक्का हो जाएगा कि सामने वाला कोई मास्टर टीचर नहीं बल्कि धोखेबाज था। और मास्टर दिलीप ने एक गहरी सांस ली और सवाल पूछा, इंसान प्रैक्टिस करते हुए अपना जूकोंग बिंदु कैसे खोले रख सकता था बिना एनर्जी लीक हुए? और फिर इंद्रसेन से कहा, मास्टर सेन, इसका कोई हल है क्या आपके पास? और मास्टर दिलीप उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि इंद्रसेन के दिमाग में तो मिनी बम फट रहा था। जूकोंग बिंदु? इंद्रसेन यानी विपिन ने तो इस बिंदु का नाम भी पहली बार सुना था, तो उसे कंट्रोल करने के तरीके क्या खाक बताएगा वो? मर गए, इस बार तो पक्का मर गए। 5 मिनट बीत गए लेकिन वो कुछ ना बोला। कंफ्यूज हॉल मास्टर दिलीप ने दोबारा पूछा, मास्टर सेन? तभी इंद्रसेन मुड़ा और गुस्से से बोला, इतना सिंपल सवाल तुमसे हल नहीं हो रहा और ख़ुद को 6 स्टार मास्टर टीचर कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और फिर हाथ पीछे करके सिर हिलाने लगा। लगता है 6 स्टार मास्टर टीचर बनने के स्टैंडर्ड काफ़ी गिर गए हैं। मैं क्या गया, मेरे पीछे इतना बदलाव हो गया।
और इतना सुनते ही हॉल मास्टर दिलीप के साथ साथ उसके साथ आए राहुल और मास्टर अरविंद मेहरा भी हैरान रह गए। इंद्रसेन को दिलीप की इंसल्ट करते देख राहुल और अरविंद लगभग गिर ही पड़े। दिलीप अरिस्टी देश का बेस्ट मास्टर टीचर था। उसे कम स्टैंडर्ड वाला कहने का मतलब था पूरे देश का स्टैंडर्ड गिरा देना और दिलीप की पावर पर शक करना। और फिर जिसका अंदेशा था हुआ भी वही। दिलीप तुरंत बोल पड़ा, मैंने 37 साल पहले 6 स्टार मास्टर टीचर एग्जाम पास की थी और तब से मैंने 2 6 स्टार मास्टर टीचर, 12 5 स्टार मास्टर टीचर और अनगिनत 4 स्टार और 3 स्टार मास्टर टीचर को पढ़ाया है। साथ ही मेरी लीडरशिप में अरिस्टी मास्टर टीचर अकादमी को 3 बार मास्टर टीचर टूर्नामेंट में टॉप 10 में जगह मिली है। तो मेरा स्टैंडर्ड कम कैसे हुआ? अगर आपको मुझ में कोई गलती दिखाई दी है तो साफ साफ कहिए। बात अब सिर्फ दिलीप की इज्जत की नहीं थी, बात उसकी काबिलियत पर आ गई थी। ऐसे में इंद्रसेन चाहे असली मास्टर टीचर हो या ना हो, वो पीछे नहीं हटने वाला था। दिलीप का चैलेंज मिलते ही इंद्रसेन ने सिर ऊपर उठाया और एक्सपर्ट की तरह बोला, वही तो, अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को सही दिशा में ले जाना चाहता है तो पहले उसे खुद सही रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत रास्ते पर हुआ तो वो जितना ऊपर जाएगा उतना ही बड़ा नुकसान करेगा अपने स्टूडेंट का। इसीलिए कहते हैं कि जिसे नए रास्ते बनाने हों उसे खुद पहले कांटों से गुजर कर जाना होता है। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो अगर तुम ऐसे सिंपल से सवाल का जवाब खुद नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी टेक्निक में ही प्रॉब्लम है और तुम गलत रास्ते पर चल पड़े हो। जब तुम्हारी खुद की टेक्निक ही गलत है तो तुम दूसरों को सही सलाह कैसे दोगे? खैर कोई बात नहीं, मुझे अपना पंच रूटीन दिखाओ, मैं अभी तुम्हें सही रास्ते पर ले आता हूँ। मैं गलत रास्ते पर हूँ? दिलीप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। दिलीप को आग बबूला देख इंद्रसेन ने ताना मारा, अगर तुम खुद ही नहीं चाहते तो मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी के साथ जबरदस्ती करने का। मोहन, मेहमानों को बाहर छोड़ाओ। इंद्रसेन ने मोहन को ऑर्डर दे दिया। जी मास्टर। मोहन ने सिर हिलाया और गेस्ट के पास जाकर बोला, ओ हेलो बेकार मास्टर टीचर, प्लीज चले जाइए, आपका यहाँ काम खत्म हो गया। तुम्हारी तुम्हें, दिलीप ने आंखें दिखाई। वो पहले से ही गुस्से में था, ऊपर से एक ड्राइवर सिंह लेवल के मोटे आदमी से ऐसी बातें सुन उसका दिमाग खराब हो गया। मास्टर इंद्रसेन बड़े थे, उनके ताने वो फिर भी सह लेता, लेकिन एक बटलर के ताने, ये अपने आप को समझता क्या है? पर मोहन जो एक बार शुरू हुआ वो कहाँ चुप होने वाला था, वो बोलता ही गया। पिछले जन्म में तुमने ना जाने कितने अच्छे काम किए होंगे, तब कहीं जाकर तुम्हें बड़े मास्टर से सलाह लेने का मौका मिला था। सिर्फ रूटीन ही तो करके दिखाना था, लेकिन फिर भी इतना हिचकिचा रहे हो। सच बताओ, तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ मास्टर टीचर मैंने पहली बार देखा है। तुम सच में मास्टर टीचर हो भी या नहीं? एक तो ताने, ऊपर से मोहन ने अब अजीब अजीब चेहरे भी बनाने शुरू कर दिए थे, जिसे देख इंद्रसेन यानी विपिन को हंसी आ जा रही थी और दिलीप को गुस्सा। गुस्से से उसका मुंह बिल्कुल काला पड़ गया था, लेकिन किसी तरह उसने गुस्से पर काबू किया और बोला, मास्टर सेन, एक टेक्निक है जो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। गुस्सा तो अब तक उसका शांत नहीं हुआ था, लेकिन गुस्सा निकालने से पहले ये देखना ज़रूरी था कि सामने वाला कितना काबिल था, इसलिए उसने अपनी पंच टेक्निक दिखानी शुरू की। उसके मूव करते ही पूरा कमरा उसकी पावर की चपेट में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर के लोग वहीं पर फंस गए हों। लेकिन आखिरकार एक संत एक्सपर्ट से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। उनके मूव तो शानदार होने ही थे। इधर मूव करते ही विपिन की स्वर्ग की लाइब्रेरी में भी हरकत होनी शुरू हो गई। एक किताब आ गई और विपिन तुरंत उसे खोलकर पढ़ने भी लगा। जब देखा कि वो किताब वाकई दिलीप पर ही थी, तब कहीं जाकर उसे चैन आया। आज अगर ये मोहन ना होता तो उसका भांडा फूट जाता। वाकई मानना पड़ेगा, दूसरों को गुस्सा दिलाने का टैलेंट तो मोहन में कूट कूट कर भरा है। और उधर जल्द ही दिलीप का रूटीन भी खत्म हो गया। तब इंद्रसेन जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और बोला, तुम पिछले 20 साल से इस ड्यूल राइज ड्रैगन एनर्जी पंच की प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना? ये लाइन सुन दिलीप के होश उड़ गए। माना कि ये टेक्निक कोई सीक्रेट नहीं थी, लेकिन इंद्रसेन को उसकी प्रैक्टिस टाइम का कैसे पता चला? उसने पूछा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? इंद्रसेन ने जवाब दिया, वो सब छोड़ो, पहले ही बताओ कि इतने सालों में भी तुम इसे मास्टर क्यों नहीं कर पाए? पता नहीं, यही तो समझ नहीं आ रहा, दिलीप ने उदास होकर कहा। इस पर इंद्रसेन हंसते हुए बोला, जानता हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इस टेक्निक का मूल ड्रैगन पंच नहीं, ड्यूल राइज है।
यानी इसमें दो चीज़ों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बॉडी और हार्ट। तभी इसमें ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों आएंगी। अगर तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस 80-90 साल की उम्र में शुरू करते तो कब का मास्टर बन गए होते, लेकिन बदकिस्मती से तुमने शुरुआत की 120 साल की उम्र में। और क्योंकि तुम पहले ही बूढ़े हो चुके थे, इसलिए तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई थी और इसलिए नौजवानों की ये टेक्निक तुमसे मास्टर नहीं हो पा रही है। पर इसे ठीक करने का एक रास्ता है, अपनी एनर्जी से। अपनी समझ बढ़ाकर भी तुम मास्टर बन सकते थे, लेकिन तुम्हारी बुरी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और लेवल पार करते हुए तुमने अपने दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे डैमेज कर लिए कि अब तुम्हें लड़ाई टेक्निकों का मूल भाव समझ ही नहीं आता। और बस दिलीप को दूसरा शौक लगा, वो बड़बड़ाया, डैमेज। आपको डैमेज के बारे में भी पता है? इंद्र सेन को और जोर से आता, पर उससे भी ज्यादा शौक में थे दिलीप का स्टूडेंट राहुल और मास्टर अरविंद, जिन्होंने आज तक दिलीप को किसी के सामने सिर झुकाए नहीं देखा था। और मास्टर ने अपनी गलती मान ली। इसका मतलब इंद्रसेन असली मास्टर टीचर है। सिर्फ पंच रूटीन से इतना कुछ समझ जाना कोई छोटी बात नहीं थी। सामने वाले की पार की नजर तो वाकई डरावनी थी। इंद्रसेन की रैंक तो क्या, उसका लेवल ही बड़े बड़े देशों को चुप करा देने के लिए काफी था। हैरानी तो उन्हें इस बात की हो रही थी कि इंद्रसेन ने अपना लेवल इस कदर छिपा लिया था कि हॉल मास्टर दिलीप को भी उनकी असली पावर का अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन फिर यही तो खास बात होती थी बड़े एक्सपर्ट की। इतने महान होते हुए भी खुद को धरती से जोड़े रखते थे। अपनी पावर का इस्तेमाल दूसरों को डराने धमकाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद के लिए करते थे, जैसा इंद्रसेन ने अभी किया। अगर वो हॉल मास्टर दिलीप को गाइड ना करते तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि मास्टर इंद्रसेन असल में कितने पावरफुल थे। और ऐसे इंसान पर उन्होंने शक किया, उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया, ये सोचकर ही उन्हें शर्म आ रही थी। और बटलर मोहन भी अपनी जगह बिल्कुल सही था। इतने बड़े एक्सपर्ट का बटलर खुद भी मामूली कैसे हो सकता था? उन्हें तो ये भी शक था कि मोहन का लेवल भी ट्रैवर्सिंग स्टेज 1 से ऊपर होगा। बस उसने अपना असली लेवल सबके सामने नहीं आने दिया होगा। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने उसे छोटा समझकर कुछ भला बुरा नहीं कहा, वरना सोचकर भी डर लगता था कि उनका क्या हाल हो सकता था। पर इंद्रसेन यानी विपिन ने अपना नाटक बंद नहीं किया। उसने बड़े एक्सपर्ट की तरह हाथ पीछे करके कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर टीचरों का इस तरह से शक करना और हर बात पर सवाल करना अच्छा ही है। आखिरकार ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए बड़ी रैंक के मास्टर टीचर होने का ढोंग करते हैं, और ऐसे लोगों की जांच करके उन्हें रोकना भी तो हमारा ही काम है, ताकि उनकी वजह से मास्टर टीचर हॉल का नाम बदनाम ना हो। ये सुनते ही दिलीप ने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू मास्टर सेन। तब इंद्रसेन ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे यहाँ होने की खबर हो, समझ गए? जी नहीं होगी, दिलीप ने कहा और कमरे के बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे राहुल और अरविंद भी बाहर चले आए। घर के बाहर जाने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और पसीना पोंछने लगे। उफ, बाल बच गए। अच्छा हुआ कि मास्टर सेन बाकी के मास्टर टीचरों की तरह गुस्सा नहीं हुए। अगर हो जाते तो 28 देशों में उन्हें कोई ना बचा पाता। मास्टर इंद्रसेन की पैनी नज़र से उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों से ही वो उनकी आत्मा तक झांक रहे हो, मानो उन आंखों को कोई भी धोखा ना दे सकता हो।